नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं साइंस व राजकुमार। साथियों, ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए मैंने जो आपके लिए सीरीज चला रखी है साइंस के लिए 25 दिन में 25 चैप्टर यानी कि संपूर्ण साइंस, इसमें आगे की ओर बढ़ते हुए आज हमारा ये वीडियो नंबर 5 है। जो भी शुरू से इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं उसको थोड़ी सी परेशानी होगी, वो साइंस में 25/25 नहीं ला पाएंगे। तो मैंने उसी को देखते हुए जो साइंस कुछ भी नहीं पढ़े हो अभी तक या जो पढ़े हो उनकी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी, अच्छे कंटेंट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, और जो नहीं पढ़े उसको पूरा चीज़ यहाँ पर साथियों सब चीज़ आपको साइंस के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग शुरू से इस सीरीज को फॉलो करें। शुरू से कैसे करना है आपके लिए मैंने सुविधा के लिए, ताकि आप कहीं भटके ना, प्लेलिस्ट मैंने कम संपूर्ण बना दिया है। 5 ही वीडियो हुआ है, ज़्यादा दूर अभी नहीं गए हैं, और ज़्यादा दूर जब चले जाएंगे तो आपको पीछा करने में ज़्यादा दिक्कत होगा। तो शुरू से आप जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज इसका वीडियो नंबर 5 है। क्या क्या हुआ है सारा चीज़ प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा, समझ गए ना। डे 1 से आप देखिए और डे 5 तक पूरा अभी तक जो चलते जाएगा। डेली आपको 7 बजे सुबह ये क्लास मिलता है डेली आपको, ठीक है ना। और हमने जीके के लिए आपके लिए भी मैंने आपको क्लास दिया है, और उसका 9 वीडियो में कंप्लीट जीके और करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो उसका एक क्लास ज्योग्राफी का हमने कंप्लीट एक ही वीडियो में कंप्लीट ज्योग्राफी दे दिया है, ठीक है। तो इसलिए आप जो है इस चैनल को फॉलो कर लें, ताकि साइंस में और जीके करंट अफेयर्स में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ और सिलेक्शन आप आसानी से ले सकें, ठीक है ना। तो आज हम क्या नर्वस सिस्टम को ख़त्म करेंगे कंप्लीट। तो चैनल पर जो नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें। एकमात्र चैनल साइंस व राजकुमार इस समय है जो आपको कंप्लीट साइंस बेस्ट कंटेंट के साथ आपको अभी दे रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इस सीरीज में हम आगे की ओर बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास। और एक बात मैं और बता देता हूं कि जिसके पास भी अभी तक साइंस का नोट्स उपलब्ध नहीं है वो जरूर साइंस का नोट्स ले लें। मात्र आपको साथियों 99 रुपये में, मात्र 99 रुपये मेरे भाई आपको साइंस का कंप्लीट नोट्स मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर नंबर साथियों आपको दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सअप करिए, कॉल नहीं करिएगा। यहाँ से आपको बता दिया जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो पूरा जो नोट्स दिख रहा है, यही पूरा नोट्स साथियों आपको इसमें मिलेगा। ये जो पूरा नोट्स दिख रहा है आपको, यही पूरा साथियों उसमें अच्छे से आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है ना। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये लेने, जान रहे मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे भाई ये आपके सदा काम रहेगा। चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें साइंस आता हो, उसके लिए हमेशा ही आपके लिए काम रहेगा। और अभी फिलहाल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे हमने सेल और टिश्यू वाला चैप्टर किया, कोशिका और ऊतक वाला पूरा हमने संपूर्ण थ्योरी रिवीजन कर लिया। अब उसका जो मैंने एमसीक्यू कराया प्रीवियस ईयर, तो वो एमसीक्यू में वही स्टूडेंट उसको अच्छे से समझ पाएंगे, कर पाएंगे जो रिवीजन करके आएंगे। अब रिवीजन करने के लिए आप दोबारा तो लंबा वीडियो देखोगे नहीं, आपके पास नोट्स रहेगा पीडीएफ, तभी ना आप उसको पढ़ लोगे। चलो आज राजकुमार सर कराने वाले हैं कल टॉप 300, तो आज इसको हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं अच्छे से, ताकि आप वहाँ जाके कॉन्फिडेंट फील करें, क्वेश्चन को बना पाएँ। समझ गए ना भाई? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा 99 रुपये को बहुत ज़्यादा नहीं है, एकदम जानबूझ के कम रखा है हमने। पूरा एनसीईआरटी हमने ये पूरा हाथों से लिखा, अपने हाथों से लिखा है, ठीक है ना। कंप्लीट आपको ये मिल जाएगा, तो आप उसे जरूर ले लें, ठीक है ना। और चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, चैप्टर का नाम हमारा क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि इसको इंग्लिश में साथियों बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नियंत्रण एवं समन्वय का मतलब पता है क्या हो? इसमें जो हम बेसिकली ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे साथियों, उसमें हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि आपको पता है कि मैंने सेल वाले चैप्टर से ही मैं आपको बताते आ रहा हूँ, हमारे पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करता है वो आपका ब्रेन ही करता है। चाहे वॉट एवर बॉडी का पार्ट हो, वो सारा कंट्रोल कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन ही आपका करता है। समझ गए ना? तो आखिर ये ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है हमारे सभी अंगों को, कैसे हम बाहरी चीज़ों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। जैसे कि मान चलिए कि आपको कोई मार रहा है तो आप भी उसको मार रहे हैं। आपको कोई, आपका हाथ जो है कोई काट दिया है, या आपका हाथ में कांटा चुभ गया, या आपके हाथ में आग लग गया, तो कैसे आप उसके प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं, है ना। ये सारा कंट्रोल जो साथियों ब्रेन के द्वारा ही होता है। इन्हीं चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है ना। तो नियंत्रण एवं समन्वय का मैं आपको एग्जैक्ट मीनिंग बता देता हूँ। नियंत्रण का मतलब है कंट्रोल, नियंत्रण का मतलब कंट्रोल, और समन्वय का मतलब साथ में होता है तालमेल होता है। समन्वय का मतलब क्या होता है? तालमेल होता है। यानी कि हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं सबको कंट्रोल कौन करता है? आपका सबको कंट्रोल करता है ब्रेन। तो इस सभी अंगों के बीच जो साथी होता है, ये सभी अंग एक साथ कार्य कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? सभी अंग एक साथ अच्छे से कार्य करते हैं, क्योंकि इनमें तालमेल अच्छी होती है, और तालमेल बैठाने का काम हमारा मस्तिष्क करता है, ब्रेन करता है। समझ पा रहे हैं बात को? तो वही लिखा है कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन, यानी कि कार्य तो हो रहा है, लेकिन कार्य जो हो रहा है वो तालमेल के, अच्छे तालमेल के साथ वो हो रहा है। जैसे कि मान चलिए कि आपका हाथ, जैसे आप कहीं पर दीवार पर हाथ रखें, मान चलिए वो दीवार पर क्या काटा था, आपको कांटा चुभ गया, तो आप अपना हाथ तुरंत हटा लेते हैं। तो पहले कांटा चुभा, फिर कांटा चुभने के बाद साथियों आप उसका क्या किया, तुरंत हाथ हटा लिए। तो यहाँ पर साथियों जैसे कांटा चुभा ना, तो वहाँ से आपका मैसेज गया ब्रेन तक,
तंत्रिका कोशिका के माध्यम से जो है साथियों, आपका हाथ जो कहीं पर रखे तो हाथ में कांटा चुभ गया या हाथ में आग लग गया, कुछ भी हो गया है ना, तो उस हाथ को आप तुरंत हटाएं तो हाथ से जो है मैसेज किया आपको ब्रेन तक। कहाँ गया? ब्रेन तक, यानी ब्रेन आपको कंट्रोल किया, ब्रेन क्या यहाँ पर कंट्रोल किया आपको, हाथ हटाओ वहाँ से। तो हाथ हटाओ, पहले तो मैसेज गया ब्रेन तक कि आग लग गया हाथ में, फिर ब्रेन साथियों क्या किया, मैसेज भेजा कि हाथ हटाओ वहाँ से। आप अपने मन से कुछ नहीं करते हैं, आप सोच रहे हैं हाथ में कांटा चुभ गया या हाथ में कोई मार दिया, तुरंत हाथ हटा लेते हैं, आप अपने मन से नहीं हटाते। ब्रेन आपको मैसेज भेजता है रासायनिक वेग के द्वारा, तंत्रिका आवेग के द्वारा साथियों मैसेज भेजता है, तभी आप क्या कर पाते कार्य। तो यहाँ पर तालमेल हुआ ना। अब मैसेज जो भेजेगा आपके अंगों के द्वारा ही जाएगा ना मैसेज। बात को समझो जरा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि नियंत्रण मतलब कंट्रोल, ब्रेन कंट्रोल कर दिया। अब ब्रेन कंट्रोल यहाँ पर अंगों के साथ तालमेल करके करेगा, अंगों के साथ वो तालमेल करके करेगा। जैसे आप हाथ में कांटा चुभा तो ब्रेन मैसेज भेजा, भाई ये कांटा चुभ रहा, हाथ हटाओ जल्दी वहाँ से। तो एक मैसेज के माध्यम से आपको सूचना दिया वो कि हाथ हटाओ वहाँ से, वहाँ आपके लिए गलत चीज़ है। समझ गए ना बात को? जैसे कहीं आप सांप देख लिए तो सांप देखने के बाद आप तुरंत भागेंगे, तो सांप जैसे देखे आप तो देखने के बाद तुरंत भागेंगे, तो आप अपने मन से नहीं भागे। जैसे देखें आप तो आँख से देखें तो आँख के माध्यम से मैसेज गया ब्रेन को। समझ के बात को? अब फिर ब्रेन लगातार, ब्रेन कंटिन्यू आपको जो है यानी कि तुरंत आपको जो है एक तंत्रिका रासायनिक वेग के द्वारा, आवेग के द्वारा, इम्पल्स के द्वारा आपको मैसेज किया वहाँ से जल्दी भागो। तो यहाँ पर अंगों के साथ तालमेल हो रहा है। तो वही बात साथ जो है नियंत्रण समन्वय, समझ गए आपको? ठीक है। तो अब हम जो है इसमें पहला टॉपिक जो देखते हैं वो है आपका है उद्दीपन। क्या है? उद्दीपन। उद्दीपन मतलब क्या होता है इसको देखते हैं, थोड़ा सा छोटा इसको कर देते हैं, ठीक है ना। उद्दीपन समझते हैं साथियों क्या होता है। उद्दीपन पर्यावरण में हो रहे वे परिवर्तन जिसके अनुरूप हम अनुक्रिया करते हैं या क्रिया करते हैं या उसके प्रति हम जो है कार्य करके दिखाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। स्टिमुलस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे आग हो गया, ठंडा हो गया, स्पर्श हो गया, सुगंध हो गया, ध्वनि हो गया, ये सारे क्या हैं? उद्दीपन के उदाहरण हैं। अब मैं इसको आपको और अच्छे से समझाता हूँ। हालांकि बता ही दिया मैंने, जो बोला ना वो उद्दीपन का ही एग्जाम्पल था एक तरह। उद्दीपन का मतलब साथियों होता है जो बाहरी वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है ना। जैसे मान चलिए कि अभी हमारे जैसे अभी मैं तो साउथ इंडिया में हूँ, तो यहाँ तो अभी क्या है, गर्मी है। जैसे अपने नॉर्थ इंडिया में बात करें, दिल्ली, बिहार, यूपी, झारखंड, है ना, इधर अभी क्या होगा साथियों, इधर आपका ठंड का मौसम होगा। तो जैसे ठंड आ गया, वातावरण चेंज हो गया। जैसे ठंड आ गया तो भाई वातावरण में ठंड आ गया, मतलब वातावरण में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। तो ठंड आ गया तो आप उसके प्रति क्रिया दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? तो बोलेंगे सर बिल्कुल दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे क्रिया? हम क्या करेंगे, ठंड के मौसम में जैकेट पहनेंगे, ऊनी कपड़े पहनेंगे। तो यही तो है भाई, यही तो हम उसके लिए प्रक्रिया दिखा रहे हैं। ठंड आ गया, आपके शरीर को ठंड लगने लगी, दिमाग मैसेज दिया आपको, पूरा तरीका बताया कि नहीं अब ठंड आ गया है, आपको सेफ रहने के लिए आपको ऊनी कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो ये सब मैसेज आपके तंत्रिका तन से जा रहा है। जैसे मैं आपको कुछ इमेज दिखाना चाहता हूँ, समझिएगा आप ध्यान से। जैसे आप यहाँ इमेज देखिए, ये देखिए आग है ना आपका, आग को छुआ जा रहा है। और देखिए जो हाथ से कुछ आपको करंट के माध्यम से जाता हुआ दिख रहा है, और हाथ से कुछ आपको करंट के माध्यम से जाता दिख रहा है। तो ये क्या है? एक मैसेज जा रहा है। ये कह सकते हो एक मैसेज जा रहा है, वापस किसको जा रहा है? दिमाग को जा रहा है। किसको जा रहा है? ये मैसेज आपका ये दिमाग को मैसेज जा रहा है, और फिर दिमाग करंट के माध्यम, करंट का आयन यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, आयन के माध्यम से करंट, इसको बोलते हैं विद्युत आवेग। यानी कि मैसेज का जो आवागमन हो रहा है मस्तिष्क और अंगों के बीच, मैसेज का जो आवागमन हो रहा है मस्तिष्क और अंगों के बीच उद्दीपन के प्रति, वो साथियों विद्युत आवेग के माध्यम से, किसके माध्यम से? विद्युत आवेग यानी करंट के माध्यम से ये आपका उत्पन्न हो रहा है, यानी कि उद्दीपन के प्रति कार्य को दिखाया जा रहा है विद्युत आवेग के द्वारा। समझ गए ना? तो अब एक बार गौर से आप इसको देखिए, मैं थोड़ा छोड़ दे रहा हूँ, मैं चुप रह रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर कैसे जो है यहाँ पर आपका विद्युत आवेग का संचरण यहाँ पर जो है साथियों हो रहा है। समझ गए ना? तो वही बात है कि उद्दीपन का मतलब क्या हुआ? बाहरी वातावरण में जो भी परिवर्तन हुआ। जिससे मान चलिए कि अभी आपका ठंडा था, तुरंत वहाँ पर गर्मी आ गया, गर्मी था तुरंत वहाँ पर वर्षा आने लगा। तो उसके प्रति आप क्या क्रिया दिखाते हैं ना? क्रिया दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं? वर्षा आएगा तो आप क्या चले जाएंगे बाहर से, घर तो अंदर घुस जाएंगे। तो अंदर घुसे तो ये भी आप क्रिया दिखाएं, ये भी आप क्या दिखाएं साथियों? क्रिया दिखाएं। जैसे ठंड का मौसम था, आप ऊनी कपड़े पहने हुए थे, अचानक गर्मी आ गया, अब आप क्या पहनेंगे? सूती कपड़े पहनेंगे। तो सूती कपड़े पहने ना आपने, तो गर्मी के प्रति आपने क्या दिखाया? प्रतिक्रिया दिखाया। जैसे मान लीजिए बाहर आप खड़े थे, मैदान में खेल रहे थे, बारिश आ गया अचानक, तो आप क्या करेंगे? अंदर घुसेंगे, घर में घुसेंगे। तो वो भी आपने क्या दिखाया? उद्दीपन के प्रति आपने क्रिया दिखाई। तो ये सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन साथियों ब्रेन के द्वारा हो रहा है। बात क्लियर है? उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है ना?
ठीक है ना। तो वही सब हमने यहाँ पर साथियों एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा, ठंडा हो गया, आग हो गया, स्पर्श। स्पर्श मतलब जैसे आप कहीं पर कोई चीज़ गर्म था, आप उसको छुए तो गर्म आ रही, तुरंत हटा लिए, कि नहीं हटा लिए। कोई चीज़ जो है जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ आपको नहीं पता वो बर्फ़, आपको नहीं पता वो कितना ठंडा है, लेकिन जैसे आप छुए इसको, आप बोलेंगे अरे बहुत ठंडा, हाथ हटाओो, तो कैसे हटाइए, ये आपके दिमाग को मैसेज जाता है, फिर दिमाग उसके प्रति आपको कार्य करने को कहता है। चीज़ों को समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। सुगंध, जैसे मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं, अरे बहुत गंदा स्मेल आ रहा है यार, भागो यहाँ से, तो आप उसके प्रति क्या दिखाएं, वहाँ पर जो भाग गए ना आप, उसके प्रति आप क्रिया दिखाएं। ध्वनि, मान चलिए कि आप अचानक खड़े थे, बहुत तेज आवाज़ आने लगा, एकदम खतरनाक आवाज़ आने लगा कि आपका कान का पर्दा फाड़ देगा, तो आप क्या करेंगे, वहाँ से भागेंगे, अरे बहुत आवाज़ आ रहा है, भागो यहाँ से। तो ये सब क्या दिखा रहा है, उसके प्रति उद्दीपन के प्रति क्रिया दिखा रहा है। बात क्लियर है। और उद्दीपन के बारे में अगर और अच्छे समझाओ, वातावरण में जो भी परिवर्तन देखने को मिला, चाहे ठंडा हवा, पतझड़, पानी, वर्षा, कुछ भी चेंज हो रहा ना, वातावरण हमारे आसपास के वातावरण में कुछ भी चेंज हो रहा ना, उस चेंज हुए पदार्थ को या चीज़ों को हम क्या कहेंगे साथियों, उस चेंज हुए चीज़ों को हम साथियों उद्दीपन कहेंगे। और उसके प्रति हम क्या दिखाते हैं, क्रिया दिखाते हैं। यही तो आपका नियंत्रण एवं समन्वय। चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब साथियों जंतुओं में बात करें, हम जंतु में देखें, यानी कि हम लोग, जंतु मतलब हम लोग या कुत्ता बिल्ली वो भी हो सकता है। जंतुओं में साथियों नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है, हम फिर पौधों में भी देखेंगे। पहले हम किस में देखेंगे, जंतुओं में देखेंगे, उसके बाद फिर हम क्या, पौधों में भी देखेंगे। फिर आपका धीरे धीरे चैप्टर को खत्म होता जाएगा। तो जंतुओं में सर कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, हम लोग कैसे उद्दीपन की प्रतिक्रिया दिखाते हैं, वो तो बोलते ही आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी अब चीज़ों को है तो हम पढ़ेंगे। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि जंतुओं में जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है, यानी कि कंट्रोल एवं जो तालमेल होता है, वो दो चीज़ों से होता है। कितना चीज़ होता है, दो चीज़ों से। एक आपका हो जाता है नर्वस सिस्टम, एक आपका क्या हो जाता है मेरे भाई, नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। इसके प्रति हम पूरा कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन जंतुओं में कर पाते हैं। दूसरा आपका होता है एंडोक्राइन सिस्टम, हिंदी में इसको बोलेंगे अंतःस्रावी तंत्र, यानी इसी में जो हार्मोन वाला चैप्टर है वो आपका ग्रंथि हार्मोन वाला चैप्टर इसी में आएगा। यानी कि ओवरऑल कहा जाए कि हम लोग में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है ना, वो दो चीज़ के माध्यम से होता है। सिर्फ एक खाली ब्रेन ही नहीं कर पाएगा, ध्यान दिएगा। अगर बोल देंगे कि पूरा ब्रेन ही कर लेगा तो नहीं, ब्रेन के साथ साथ कौन हेल्प करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, आपका हार्मोन यानी ग्रंथि, जो कि किस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, अंतःस्रावी तंत्र में पढ़ेंगे। चीज़ें क्लियर हो पा रही है, क्लियर हो पा रही है। तो जंतुओं में नियंत्रण समन्वय दो चीज़ों से, नर्वस सिस्टम और अंतःस्रावी तंत्र से, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है ना। अब बात कर साथियों नर्वस सिस्टम थोड़ा सा क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। नर्वस सिस्टम हिंदी में क्या बोलेंगे, तंत्रिका तंत्र बोलेंगे, ठीक है। मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने या किसी चीज़ को याद रखना, साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहेंगे, तंत्रिका तंत्र कहेंगे। वो तो मैं बोलते ही आपको आ रहा हूँ, चीज़ों को आप अच्छे से समझ लेंगे। सोचने का बाद जो सोच भी सकता है ना, हम सोच भी सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, हम समझ भी सकते हैं और किसी भी चीज़ को याद भी रख सकते हैं, और उसके साथ साथ विभिन्न अंगों को नियंत्रित भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे मेरा मन हुआ कि ना हाथ को हमको उठाना है, जैसे बहुत ट्रेंड चल रहा होगा कि एक बाबा जो हाथ उठाए रखते थे, उसका अपना मन है, उसको क्या बोलते, ब्रेन बोल रहा है नहीं तुम हाथ उठाए रखो, है ना। तो ये चीज़ क्या है, अंगों को कंट्रोल कर रहा है कौन, ब्रेन आपका। मेरा मन बना है हम पैर को अस्थिर रखेंगे, अस्थिर रखेंगे, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, ये आपका ब्रेन बोल रहा है कि चलो मेरा मन हुआ कि ना पैर को झुलाते हैं तो हम झुला लिए। तो अंगों को कंट्रोल कर रहा है भाई, कौन कर रहा है, ये आपको ब्रेन ही कर रहा है। समझ गए ना बात को। तो आप तंत्र का तंत्र डेफिनेशन समझ गए हैं। अब सर ये तंत्र है, आप हमें बहुत सारे तंत्र पढ़ा दिए हैं। डाइजेस्टिव तंत्र यानी पाचन तंत्र पढ़ा दिए थे, श्वसन तंत्र पढ़ा दिए थे, परिवहन तंत्र पढ़ा दिए थे, उत्सर्जन तंत्र पढ़ा दिए थे। तो तंत्र का मतलब क्या होता है, तंत्र का मतलब क्या होता है सर, तंत्र बनता कैसे। तो सर सबसे पहले सेल आएगा, सेल टिश्यू कोशिका आएगा, और बहुत सारे कोशिका जब मिल जाते हैं ना, एक तरह के जो कार्य करते हैं अपने से मिलकर, जैसे 10 कोशिका, 10 का काम एक ही जैसा है, तो वो सब मिलकर एक संगठन बना लेंगे। मैं इस चीज़ को आपको पहले भी बताते आया हूँ। तो संगठन बना के एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम होता है टिश्यू। क्या होता है, टिश्यू नाम होता है, ठीक है ना। अब 10 एक ऐसे टिश्यू हैं जो कि सबका काम एक ही है, एक ही जैसा बिहेवियर उन सभी का है। तो वो क्या करेंगे, आपस में दोस्ती कर लेंगे नहीं कर लेंगे, और जो दोस्ती करके एक संगठन बना लेंगे जिसका नाम हो जाएगा ऑर्गन। क्या हो जाएगा, ऑर्गन मतलब अंग, क्या हो जाएगा, ऑर्गन अंग हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर उसको वही बात करते हैं, फिर 10 ऑर्गन अपने आप में कोई है और सभी का काम एक ही है, सभी का नेचर बिहेवियर सब एक ही तरह का है। तो बोलेंगे चलो भाई हम दोस्ती कर लेते हैं, जब हम लोग एक ही तरह के हैं दोस्ती कर लेते हैं, तो ये सारे 10 मिलकर एक संगठन बनाते हैं, जिस संगठन का नाम होता है सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम आ गया ना।
अरे सिस्टम आया कि नहीं आया, सिस्टम माने तंत्र, सिस्टम माने तंत्र, ऑर्गन माने अंग, यानी कि अंग तंत्र, अंग तंत्र। तो तंत्र की बात यहाँ पर हो रहा है, सिस्टम की बात हो रहा है। कौन सा सिस्टम? नर्वस सिस्टम। नर्वस अंग हो गया, सिस्टम तंत्र, यानी कि अंग तंत्र, और इस अंग का नाम यहाँ पर तंत्रिका है। चीज़ों को क्लियर हो पा रहे हैं? तो सर ऑर्गन सिस्टम जो है कैसे आया? ये ऑर्गन से आया है। किससे आया? ऑर्गन से, मतलब बहुत सारे ऑर्गन मिले होंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनाया। तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, मतलब इसमें ऑर्गन होंगे, क्योंकि ऑर्गन से ही मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, तो इसमें ऑर्गन होंगे। तो कौन कौन से ऑर्गन इसमें होते हैं? ये आपके होते हैं, मस्तिष्क को पढ़ना पड़ता है हमें, मेरुरज्जु जिसको स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, तंत्रिकाएं, नर्व्स, नर्व्स पढ़ते, नर्व्स जो अभी नस जो दिखाए थे ना, अभी नस दिखाए थे कि नहीं आपको चित्र में, वो तंत्रिकाएं होती है। और संवेदी अंग, संवेदी अंग मतलब जैसे आँख, कान, नाक, जीभ हो गया, ये सब, त्वचा, ये सब आपका क्या है? संवेदी अंग है ना। तो धीरे धीरे सबको पढ़ेंगे डिटेल में, चिंता बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब तंत्रिका तंत्र के बारे में थोड़ा सा और भी देखते हैं। तंत्रिका तंत्र वातावरणीय परिवर्तनों के संवेदी सूचनाओं के रूप में ग्रहण करके उसे तंत्रिकीय प्रेरणाओं या आवेगों के रूप में प्रसारित कर प्रतिक्रियाओं का संचालन करते हैं। पहले ही आपको हम बोल दिए कि तंत्रिका तंत्र जो है, वातावरण में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसके प्रति अनुक्रिया हम कैसे दिखाते हैं? विद्युत आवेग की मदद से। आवागमन जो होगा, वो सूचना जो आदान प्रदान होगा, वो विद्युत आवेग की मदद से, वही तो यहाँ पर लिखे हैं, आवेगों के रूप में वो प्रसारित कर प्रक्रियाओं का संचालन करते हैं। समझ गए? जैसे मान लीजिए आपका हाथ अचानक, आपके हाथ पर कोई, जैसे आपको गाल पर एक चाटा मार दिया, तो आप तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, हैं? गुस्सा हो जाएंगे? नहीं गुस्सा होंगे। तो आपके गाल पर जो चाटा मारा कोई, तो आपके गाल के द्वारा मैसेज गया, गाल के द्वारा मस्तिष्क तक मैसेज गया, एकदम किसके द्वारा? आवेग के द्वारा गया, गया कि नहीं गया? फिर मस्तिष्क आपको जो है मैसेज भेजेगा कि उसको भी तुम एक चाटा मारो, या कुछ भी जो भी चीज़ हो सके, गाल पर कोई एक चाटा मारा, अब मैसेज भी आपको क्या बोल सकते हैं, मस्तिष्क से बोला तुम भी उसको एक चाटा मारो, या उसको कुछ भी तुम बोलो, या तुम उसको गाली ही दे दो। तो गाली जब उसको आप दे रहे हैं, तो गाली किससे दिए? मुंह से गाली दिए उसको, मुंह से गाली, यानी कि उसका वो जो उद्दीपन आप पर किया, उद्दीपन वो आप पर कैसे किया? चाटा मार के किया गाल पर। तो गाल से मैसेज गया मस्तिष्क तक, ये हमको चाटा मार दिया गाल में, तो मस्तिष्क बोला तुम भी इसको कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दो, ये जो उद्दीपन तुमको दिया है चाटा के रूप में, तुम भी इसको कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दो, इसके उद्दीपन के प्रति तुम प्रतिक्रिया दो। तो चाहे तुम मार के दो, गाली दो, है ना, कैसे भी करके दो, ईटा फेंक के दो, कैसे भी करके दो, लेकिन प्रतिक्रिया दो। तो प्रतिक्रिया इन्होंने कैसे दिया? मान चले कि गाली दे दिया, मतलब मुंह से प्रतिक्रिया दिया, गाली तो मुंह से ही देगा। तो मस्तिष्क से जो मैसेज आया कि मुंह से गाली दो, तो मस्तिष्क से मैसेज आया मुंह तक, चीज़ों को समझिए, मस्तिष्क से मैसेज आया मुंह तक, तो ये मैसेज कैसे आया? विद्युत आवेग के रूप में। चीज़ें क्लियर हो पा रही है? क्लियर हो पा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं। यह भ्रूण के बाह्य जनन स्तर से बनता है। अब ये क्या चीज़ है? भ्रूण क्या होता है साथियों? जब भी बच्चे का निर्माण होता है तो वो बच्चे तुरंत बच्चे नहीं बन जाते, वो भ्रूण बनते हैं। तो भ्रूण के साथियों 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। एक होता है साथियों आपका एंडोडर्म, मैं आपको थोड़ा सा इधर एक खाली जगह, हाँ इधर देखता हूँ। जो भ्रूण साथी होता है, ये जनन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, चिंता नहीं करना। ये भ्रूण साथियों ये 3 लेयर बना होता है। कितना लेयर में? 3। पहला लेयर बनता है जिसको हम क्या बोलेंगे? एंडोडर्म। क्या बोलेंगे? एंडोडर्म। फिर दूसरा लेयर बनेगा, उसको बोलेंगे मेजोडर्म। क्या बोलेंगे? मेजोडर्म। और लास्ट वाला जो बनेगा बाहरी परत, उसको बोलेंगे एक्टोडर्म। क्या बोलेंगे? एक्टोडर्म बोलेंगे। चीज़ें क्लियर हो पा रही है साथियों? जो बाहरी वाला लेयर है इसी को क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, इसको हिंदी में बोलेंगे बाह्य त्वचा या बाह्य अस्तर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाह्य अस्तर, एक्टोडर्म हो गया, ठीक है ना। और जो बीच वाला पार्ट इसको बोलेंगे मेजोडर्म। आपको पता है कि जो रक्त जो हमारा है, जो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजक होता है, वो मेजोडर्म से ही बनता है। जब मेजोडर्म का निर्माण होता है उसी से ब्लड वगैरह भ्रूण में बनने लगता है, मेजोडर्म। क्योंकि एक ही बार बच्चा तो नहीं बनता है ना, वो भ्रूण पहले बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, तो उससे साथ उसमें साथ क्या धीरे धीरे अंग डेवलप होता है। तो ये जो 3 लेयर है, इसी 3 लेयर से उसके सारे अंग डेवलप होते हैं। किसी से कुछ और होगा, किसी से कुछ। जैसे हमने देखा अभी एक्टोडर्म ये है, इससे आपका नर्वस सिस्टम का विकास होता है। जो मेजोडर्म है इससे साथियों आपका रक्त का विकास होता है। ये इसी तरह साथियों आपका जो है, जो भ्रूण के लेयर जो आपका ये है, इसी से सभी अंगों का धीरे धीरे विकास होता जाता है। चीज़ें क्लियर हो पा रही है? क्लियर हो पा रही है। तो कहाँ गई भाई? यहाँ पर, तो ठीक है ना। तो ये भ्रूण के बाह्य जनन स्तर से बनता है। कौन? आपका नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र के कोशिका को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये मैं आपको सेल चैप्टर में भी बता चुका, तो कोई ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। और ये भी मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैंने लिख दिया है। जब इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो क्यों ही छोड़े इसको, नहीं तो आप लोग बोलने लगते हैं सर ये चीज़ें छोड़ दिया, ये चीज़ छोड़ दिया। इसलिए मैं कुछ भी चीज़ छोड़ने का नाम ही नहीं लिया हूँ। तंत्रिका कोश, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब क्यों भाई? न्यूरॉन का चित्र मैंने दिखाया था कि नहीं दिखाया था आपको? बिल्कुल दिखाया था। तो न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन कह रहे हैं, नर्वस सिस्टम साथ होता है। नर्वस सिस्टम आपका
जो तंत्रिका ऊतक होता है वो क्या होता है, बहुत सारी तंत्रिका कोशिका से बनी होती है। अगर बात करें हमारे नर्वस सिस्टम में तो बिलियनों साथियों, आपके बिलियन समझ रहे हैं ना, अरे बिलियन समझ रहे नहीं, 1 बिलियन अगर हम बात करें तो आई थिंक 1000 करोड़ होता है। बिलियनों साथियों आपके क्या होती है, तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरॉन होती है। तो भाई जो संख्या ज़्यादा है वो उसकी क्या इकाई होगी। जैसे हमने उत्सर्जन तंत्र में पढ़ा कि सर किडनी में जो है ना, किडनी में एक किडनी में 10 लाख के करीब नेफ्रॉन था, यानी कि पूरा किडनी आपका नेफ्रॉन से ही बना है। भाई किडनी तो उतना बड़ा है नहीं, है क्या बड़ा, उतना बड़ा नहीं है, 300 ग्राम से भी कम होता है किडनी। तो किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन, या मतलब किडनी पूरा नेफ्रॉन से ही बनकर बना है। तो नेफ्रॉन से मिलकर बना है, तो नेफ्रॉन की क्या बोल दिया, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोल दिया, नेफ्रॉन है किसका, किडनी का। जैसे हमारा शरीर पूरा कोशिका से मिलकर बना है, तो हमारी कोशिका क्या हो गई, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। सेम यहाँ पर साथियों है कि जो हमारी तंत्रिका ऊतक है, या तंत्रिका ऊतक किसके अंदर आएगा, ये आएगा आपका तंत्रिका तंत्र के ही अंदर आएगा, सिंपल सी बात है। तो तंत्रिका तंत्र जो ऊतक हमारा है, तंत्र बोलिए ऊतक बोलिए, कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है ना। तंत्रिका ऊतक जो साथियों वो किससे बनी है, न्यूरॉन कोशिका से बनी है। मतलब कि न्यूरॉन कोशिका क्या हो गई, पूरी तंत्रिका तंत्र की क्या हो गई साथियों, ये आपकी हो गई संरचनात्मक एवं क्रियात्मक है। अब तंत्रिका ऊतक बोलिए या तंत्रिका तंत्र बोलिए, क्योंकि तंत्रिका ऊतक किसके अंदर आएगा, ये तो तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आएगा ना, ठीक है ना। चलिए, तो वही यहाँ पर साथियों लिखा गया है। न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है और इसका साइज जो साथियों वो 1 से 1.5 मीटर तक हो सकता है। पूरे शरीर का साथियों ये मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका, 1 से 1.5 मीटर तक इसका आकार हो सकता है। चीज़ें क्लियर हो पा रही है। अब साथियों देखते हैं टाइप्स ऑफ नर्व सेल, जो तंत्रिका कोशिका है। टाइप्स ऑफ नर्व सेल का मतलब तंत्रिका कोशिका के प्रकार। तंत्रिका कोशिका के प्रकार देखते हैं। तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। क्या होती है, 3 प्रकार की। पहला हो गया संवेदी या अभिवाही तंत्रिका कोशिका। संवेदी या अभिवाही तंत्रिका कोशिका, इसका मतलब साथियों क्या होता है, ये संवेदनाओं को अंगों से ग्रहण कर सीएनएस को पहुंचाती है। अब बोलेंगे सर ये सीएनएस क्या बवाल यहाँ पर लिख दिया, तो मेरे भाई सीएनएस का मतलब अभी आगे पढ़ेंगे हम। अभी तंत्रिका तंत्र को 3 पार्ट में बांटेंगे आगे चल के, वो दूसरे लेक्चर में देखेंगे, इस लेक्चर में हम नहीं देखेंगे, ठीक है ना। उतना टाइम मेरे पास साथियों अभी नहीं मिल पा रहा, मैंने आपको रीजन बता ही दिया था, ठीक है ना। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, आगे पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, आगे हम पढ़ेंगे, चिंता ना करें उसके बारे में, ठीक है ना। तो संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या हो गई कि संवेदनाओं को अंगों से ग्रहण कर सीएनएस को पहुंचाती है, और सीएनएस के अंतर्गत ही आता है आपका मस्तिष्क आता है और मेरुरज्जु आता है, समझ गए ना। तो संवेदनाओं का मतलब यहाँ पर क्या होगा, मैसेज। संवेदनाओं का मतलब क्या, मैसेज। फिर वही पर यहाँ पर बात करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें, 1 मिनट यहाँ पर देखें मेरे भाई, कि यहाँ पर देखिए ये आग छू रहा है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, आग छू रहा है। तो आग छू रहा है तो इसके प्रति देखिए मैसेज जा रहा है। आग जब ये छू रहा है तो ये पक जा रहा होगा, तो इसके ऊपर देखिए हाथ से ये मैसेज जा रहा है, कि हाथ से देखिए मैसेज जा रहा है। तो हाथ से जब मैसेज जा रहा है, ये तंत्रिका यानी कि संवेदी कोशिका का काम हो गया। किसका काम हो गया, संवेदी कोशिका का। तो संवेदी कोशिका का मतलब यहाँ पर हो गया कि जो उद्दीपन के प्रति जो मैसेज जा रहा है ब्रेन को, वो किसके माध्यम से, संवेदी कोशिका की मदद से, समझ गए ना, वो यहाँ पर लिखा गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं साथियों कि मानव तंत्रिका तंत्र जो है उसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। कितना भाग में, 3 भाग में बांट सकते हैं। एक आपका होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको इंग्लिश में सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलेंगे, शॉर्ट में सीएनएस बोलेंगे। फिर दूसरा आपका साथ हो जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलेंगे। फिर तीसरा साथियों आपका हो जाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बोलते हैं। फिर साथियों सीएनएस को हम 2 पार्ट में और बांटते हैं, एक ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन मतलब मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुरज्जु, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड प्लस ब्रेन दोनों मिलकर क्या बनाएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस बनाएगा। अभी सब कुछ देखेंगे, चिंता मत करिए, ठीक है ना, वो आपको बता रहे हैं। फिर दूसरा आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है, ये भी 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। ये होता है कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका, यानी कि मस्तिष्क से कुछ नर्व्स निकलते हैं, तंत्रिकाएं निकलती हैं। टोटल साथियों 12 निकलती है। कितनी निकलती है, 12 निकलती है। और जो मेरु मतलब हो गया मेरुरज्जु का बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो मेरुरज्जु से साथियों 31 तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो मस्तिष्क से निकलने वाले तंत्रिका, मेरुरज्जु से निकलने वाले तंत्रिका, दोनों को मिला देने पर हमारा बनता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र एक्चुअली इसी का पार्ट होता है, परिधीय का ही पार्ट होता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए इसको अलग नर्वस सिस्टम दिया गया है। इसमें स्वायत्त आएंगे और आपके अनुकंपी आएंगे और आपके परानुकंपी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, सभी को यही 3 देखेंगे।
आपका नर्वस सिस्टम खत्म, क्योंकि नर्वस सिस्टम 3 ही प्रकार का होता है, बस इसी 3 को देखेंगे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे CNS को, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो देखिए हमने आपके लिए लिख दिया है। देखिए इसमें सबसे पहले आपका कौन आएगा, मैंने बोला आपको इसमें ब्रेन आते हैं और आपके स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, यही दोनों आते हैं, इसी दोनों को पढ़ना है। तो ब्रेन के बारे में पढ़ते पहले। ब्रेन साथियों, हमारा जो ब्रेन होता है इसका वजन कितना होता है, ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चन आपके जब मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा प्रैक्टिस, उस समय आपको ध्यान रखना। जो औसत वजन होता है 1200 से 1400 ग्राम होता है। कितना होता है एवरेज वेट, 1200 से 1400 ग्राम आपका औसत वेट होता है, या 3 पाउंड, पाउंड में पूछे तो 3 पाउंड, ठीक है ना। और मेल की बात करें अगर हम मेल की बात करें साथियों, तो मेल का 1336 ग्राम आपका मेल का एवरेज क्या होता है। ये अडल्ट की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, अडल्ट की बात कर रहा हूँ। अडल्ट मतलब हो गया 18 साल 19 साल, है ना, ये आपका अडल्ट कहा जाता है इनको। तो 18 से 19 साल के जो वयस्क हैं, अडल्ट हैं, उसके जो क्या बोलते हैं, ब्रेन का जो आपका वेट होगा वो 1336 ग्राम होगा। अब जैसे हम लोग 20 साल के हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा वजन में मस्तिष्क में वृद्धि होती है, मस्तिष्क में। तो 20 साल के होने के बाद 1400 ग्राम का लगभग हो जाता है, समझ गए ना। लेकिन आपको एवरेज ध्यान रखना है 1336 ग्राम मेल का, ठीक है ना। और फीमेल का क्या होता है, मेल से थोड़ा सा कम वजन होता है। इसका कितना होता है फीमेल का, औसतन वजन 1198 ग्राम होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कि एक तरह से स्टैटिक साइंस की तरह बोल सकते हैं आप इसको। अब नवजात शिशु की बात करें तो नवजात शिशु मतलब, नवजात शिशु समझते हैं यहाँ पर, नवजात शिशु मतलब बच्चा। इसका जो दिमाग का वजन है वो 350 से 400 ग्राम के एवरेज में होता है। सारे प्रश्न आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मेरे भाई मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, मस्तिष्क के बारे में और बात करते हैं। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु अभी दिखाएंगे, चित्र भी दिखाएंगे, बिल्कुल हल्ला आप ना करें। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु चारों तरफ से मेनिंग्स झिल्ली से ढके रहते हैं, जो संयोजी ऊतक से बने होते हैं। अब देखिए, अब मैं चलिए आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें ना, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। क्या आप इस चित्र को देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं। अब बोलेंगे सर ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो हमारा मस्तिष्क। हाँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ साथियों। जो हमारा मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, उसको ढकने के लिए क्या होती है, उसके ऊपर झिल्ली होती है, जो कि 3 परतों में होती है। वो कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक से बनी होती है, ठीक है ना। कौन, आपका मेनिंग्स नामक झिल्ली। तो आपको पूछा जाएगा प्रश्न में, हमारा जो मस्तिष्क है उसको सुरक्षा देने के लिए उसके ऊपर 3 परतों के रूप में कौन सी झिल्ली पाई जाती है, तो मेनिंग्स झिल्ली। कौन सी झिल्ली, मेनिंग्स झिल्ली। और इस मेनिंग्स के ऊपर भी कुछ हड्डियां पाई जाती हैं, कपाल पाए जाते हैं, कपाल, क्रेनियल हड्डी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेनियल हड्डी बोलते हैं, जिसकी संख्या 8 होती है। कहने का मतलब साथियों ये है, जैसे कि आपका मस्तिष्क जो है, अब मस्तिष्क तो गुदा वाला पार्ट हो गया, गुदा वाला पार्ट हो गया कि नहीं हो गया। अब थोड़ा सा अगर एक तमाचा अगर आपके मस्तिष्क में मार देंगे तो क्या आपको ज़्यादा चोट लगेगा, नहीं चोट लगेगा। बेसिकली चोट पता है किसको, जब आपको चोट महसूस होगा मस्तिष्क का, तो बेसिकली मस्तिष्क के अंदर जो गुदा वाला पार्ट है उसका पार्ट, उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी। तो भाई अगर आप हल्के से आपके सिर में कोई मार देगा तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई मस्तिष्क को सुरक्षा देने वाली 2 चीज़ें होती है। क्या मैं बोल रहा हूँ, मस्तिष्क को सुरक्षा देने वाली 2 चीज़ें होती है। कौन कौन, सबसे पहले मस्तिष्क के ऊपर आपका रहेगा मेनिंग्स झिल्ली रहेगा, जो कि संयोजी ऊतक की बनी होती है, जो 3 परतों में होती है। मेनिंग्स ऊतक, मेनिंग्स जो झिल्ली होती है संयोजी ऊतक से बनी होती है और 3 परतों होती है, और 3 परतों का मैं अभी नाम आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और फिर मेनिंग्स झिल्ली के ऊपर भी हड्डियाँ होती है। अब देखो कितना चीज़ें हैं सुरक्षा देने के लिए मस्तिष्क को, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है ना भाई, पूरा शरीर को कंट्रोल आपका मस्तिष्क ही करता है। तो कहीं ना कहीं उसको सुरक्षा देने के लिए प्रकृति के द्वारा चीज़ें इसको बनाई गई हैं। तो मैं क्या बोला आपको, फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि मैं कुछ ड्रॉ अगर करना चाहूँ यहाँ पर, तो मैं जैसे हमारा ये ब्रेन है, ये हमारा साथियों क्या है, ये हमारा ब्रेन। मान चलिए मैं ये ब्रेन बना देता हूँ, ये क्या साथियों, मैं ब्रेन आपका बना देता हूँ, ठीक है ना। इस ब्रेन के ऊपर साथियों, इस ब्रेन के ऊपर आपका क्या है, झिल्ली रहती है। क्या रहती है, इसके चारों ओर झिल्ली रहती है। ये झिल्ली आपकी 3 परतों में रहती है। कितने परतों में, 3 परतों में रहती है। 3 परत, मान लीजिए 3 परत हमने बना दिया। और इस झिल्ली का नाम क्या है साथियों, मेनिंग्स झिल्ली है। अब देखिए, अब मान चलिए कि मेनिंग्स झिल्ली, अब चूंकि झिल्ली है ये भी हल्का सा मसल सही बना होगा ये, ठीक है ना। तो ये जो संयोजी ऊतक से साथियों बना होता है, अगर मान चले आपके सिर में कोई एक फाइट मार दिया, तो सबसे पहले कौन है ऊपर, ऊपर तो आपका मेनिंग्स झिल्ली, झिल्ली को चोट लगेगा। अगर, अच्छा सॉरी, झिल्ली को चोट लगेगा। अब झिल्ली के बाद फिर किसको चोट लगेगा, जो मेनिंग्स झिल्ली के अंदर है, यानी हमारा ब्रेन है। बातों को समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, समझ पा रहे होंगे। अगर हल्का से कोई मार दिया तो असर मेनिंग्स झिल्ली पर ही पड़ेगा, ज़्यादा कुछ आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा से मार दिया तो फिर मेनिंग्स को चोट लगेगा ही लगेगा, उसके बाद भी आपको किसमें चोट लगेगा, ब्रेन में चोट लगेगा। क्योंकि मेनिंग्स के बाद आपका क्या है, आपका साथियों आपका क्या है, मस्तिष्क। क्योंकि मेनिंग्स में जोर से मार देगा तब, हल्के से मार देगा तो मेनिंग्स तक रहेगा।
अब चूंकि मेनिंग्स को भी घेरने के लिए भी ऊपर हमारा कौन है, हड्डी पायस था। कौन पायस था, हड्डी, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेनियल हड्डी। क्या कहते हैं, क्रेनियल हड्डी। अभी इस हड्डी का भी सारा नाम मैं बताऊंगा, चिंता ना करें आप, ठीक है ना। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। क्या रहता है, क्रेनियल हड्डी रहता है। यानी कि फाइनली क्या मैं बोल रहा हूँ कि हमारा पहले मस्तिष्क है, मस्तिष्क के ऊपर झिल्लियाँ पाई जाती है सुरक्षा देने के लिए, जिसको मेनिंग्स झिल्ली बोलती है। 3 परतों में होती है और उस झिल्ली के ऊपर भी हड्डियाँ पाई जाती है। क्या पाए से, हड्डियाँ पाए से। अब जरा यहाँ कुछ आप कॉमन सेंस लगाइए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर कि मस्तिष्क, ये हमारा रहा मस्तिष्क और हड्डियों के बीच क्या, मेनिंग्स झिल्ली है। क्या, मेनिंग्स झिल्ली है। अच्छा, मेनिंग्स झिल्ली यहाँ पर क्यों दिया गया प्रकृति द्वारा, अस्तित्व इसमें क्यों आखिर है, आप कुछ दिमाग लगाए यहाँ पर। क्योंकि हड्डी अगर डायरेक्ट रहता, अगर मान चलिए मस्तिष्क को हमारा डायरेक्ट हड्डी कवर करता, तो यहाँ पर तो हड्डी और मांसपेशी जो हमारा मस्तिष्क है उसमें तो एक तरह से चुभन होता, हड्डी गढ़ता, चुभता है यहाँ पर मस्तिष्क को। इसलिए बीच में क्या दिया गया साथियों मेरे, बीच में मेनिंग्स परत दिया गया। यानी कि हड्डी का असर पड़ेगा मेनिंग्स पर और मेनिंग्स हल्का फल्का असर पड़ेगा किस पर, मस्तिष्क पर। चीज़ें क्लियर हो पा रही है, बिल्कुल क्लियर हो पा रही होंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कैसे कैसे ब्रेन का ऊपर में स्ट्रक्चर है, उनको सुरक्षा देने वाला कौन कौन है, झिल्लियाँ और प्लस में हड्डियाँ। अब हड्डियाँ को देख लेते हैं, पहले मेनिंग्स के 3 परत हम देख लेते हैं, ठीक है ना। मेनिंग्स की परतें होती हैं, हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ये थोड़े से टफ लेवल के हैं, ठीक ना। आज तक मैंने नहीं देखा कि पूछा जाएगा, इसलिए इस पर ज़्यादा हम ध्यान आपको नहीं देंगे। सिर्फ आपको ध्यान रख लीजिए, अगर याद रखना है 3 परतें ध्यान रखना है। पहला इसका परत होता है ड्यूरामेटर, एरेकोनाइड, पियामेटर। ये तीनों परत जो मैंने आपको बोला, तीनों परत किसके हैं, ये मेनिंग्स के परत है। ज़्यादा ये आपको ध्यान नहीं रखना, अगर रखना चाहते हो तो नॉलेज के लिए रख लो, लेकिन ये आपके काम की चीज़ें नहीं है। ये सब नीट वगैरह में पूछा जाता है, हाई लेवल के एग्जाम, कॉम्पिटिशन के एग्जाम में सब नहीं आता, ठीक है ना। और कोई टीचर इसको पढ़ाता भी नहीं है। ड्यूरामीटर, एरेकोनाइड, पियामीटर मुझे आता था तो मैं आपको इसको लिख दिया, ठीक है ना। बाकी ज़्यादा इस पर आपको जोर नहीं देना है, ठीक है ना। और जो ड्यूरामीटर होता है, मेनिंग्स 3 परत से बना होता है, उस मेनिंग्स 3 परतों का सबसे बाहरी परत होता है ड्यूरामीटर, मध्य परत होता है एरेकोनाइड, और आपका सबसे जो अंदर वाला परत होता है उसको बोलते हैं पियामीटर, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने क्या बोला, मस्तिष्क जो आपका है क्रेनियल बॉक्स, यानी कि क्रेनियल हड्डी बॉक्स में स्थित होती है। इससे पहले फिर से बात बताऊँ, मान चलिए आपका मस्तिष्क से गोल बना देता है, गोल होता नहीं है। उसके बाद मेनिंग्स झिल्ली रहता है, फिर मेनिंग्स झिल्ली के ऊपर भी साथियों क्या रहता है आपका, क्या रहता है, हड्डी रहता है। जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, कोशिका को सुरक्षा देने के लिए कोशिका झिल्ली होती है, फिर कोशिका झिल्ली के ऊपर भी साथियों क्या होते हैं, कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका की मैं बात कर रहा हूँ, होता कि नहीं। इस तरह मैंने आपको पढ़ाया था कोशिका वाले चैप्टर में, सेम उसी तरह यहाँ आप इसको समझिए, ठीक है ना। पहले मस्तिष्क को सुरक्षा देने वाला मेनिंग्स झिल्ली, और मेनिंग्स झिल्ली को सुरक्षा देने वाला क्रेनियम हड्डी। यानी ओवरऑल जो हमारा मस्तिष्क है पूरी तरह से सेफ है। अगर बहुत ज़्यादा कोई अगर लोहा वगैरह से हमारे सिर में मार देता है ना, तब जाके हड्डियों को पार कर देता है, मेनिंग्स झिल्ली को भी पार कर देता है, तो हमारा अगर इसमें चोट लग गया तो खून वगैरह निकल जाएगा, प्रॉब्लम वगैरह हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हो पा रही है, बिल्कुल क्लियर हो पा रही है। और साथियों जो मेनिंग्स हमारा है, अगर इस मेनिंग्स में ज़्यादातर चोट अगर लग जाएगा, ज़्यादा चोट लग जाएगा, चोटिल हो जाएगा ये, तो आपको मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो सकती है। पूछता है कि मेनिंजाइटिस रोग जो है किसके चोट के कारण होता है, तो मेनिंग्स झिल्ली के चोटिल होने के कारण होता है, और ये मस्तिष्क की बीमारी है, ठीक है। चलिए, तो अब ये देखते हैं कि जो मस्तिष्क जो हमारा क्रेनियल बॉक्स में होता है, बताई दिया आपको। क्रेनियल बॉक्स मतलब क्रेनियल हड्डी बोल लीजिए, बॉक्स बोलिए, एक ही बात हुआ, जो कि हड्डियों से मिलकर बना होता है। अब ये कौन कौन सी हड्डियाँ, टोटल 8 हड्डियाँ, ध्यान रखिएगा। हालांकि मैं आपको कंकाल तंत्र में हड्डियों के बारे में अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। कंकाल तंत्र में हड्डियों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। ये कंकाल तंत्र का पार्ट है, हड्डी वाला पार्ट, स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है ना। इसलिए इसको ज़्यादा चर्चा यहाँ पर हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो 8 क्रेनियल बोन कौन कौन से, इसका मैं चित्र भी दिखाऊंगा, चिंता ना करें। पहला साथियों होता है आपका फ्रंटल, एथेनॉइड और स्पेनॉइड, ऑसिपिटल, पेरिटल और टेम्पोरल। ये आपके क्या होते हैं, सब प्रकार के, यानी कि टोटल 6 ही प्रकार की हड्डियाँ होती है। टोटल जो है 6 ही प्रकार की हड्डियाँ होती है, बस किसी की संख्या 2 होती है, किसी की संख्या 1 होती है। तो जो पेरिटल है इसकी संख्या 2 होती है, और टेम्पोरल की संख्या 2 होती है, बाकी सभी की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। इसका मैं आपको चित्र में भी दिखाता हूँ एक बार, ठीक है ना। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कौन कितनी हड्डियाँ हैं, ठीक है ना। इस चित्र में आप स्थिति भी देख सकते हैं कौन कहाँ अवस्थित है। देखिए, पेरिटल आपका 2 है, टेम्पोरल 2 है, मैंने आपको बता दिया। बाकी तो फ्रंटल, स्पेनॉइड, एथेमॉइड, ऑसिपिटल, ये सारे क्या आपके 1 होते हैं, ठीक है ना। बाकी सब स्थिति भी आप देख सकते हो। जो पीछे वाला पार्ट है ये आपका ऑसिपिटल होता है, और इधर कान के बगल में आप देख सकते हैं ये आपका टेम्पोरल होता है, ये 2 होता है। और पेरिटल जो आपका क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट। और साथ ही आपका फ्रंटल क्या होता है, सामने वाला पार्ट। बाकी ये सब आप जो है अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको जो है सिर्फ हड्डियों के नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से, मतलब पूछ देगा वो प्रश्न, पता है कैसे पूछेगा, बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डियाँ जो है मस्तिष्क में पाई जाती है। इस तरह से वो प्रश्न आपको पूछ सकते हैं, यानी कि जो क्रेनियल हड्डी है उसका पार्ट है, इस तरह से पूछ सकता है। तो आपको हड्डियों का नाम आप यहाँ पर आपको याद रखने पड़ेंगे। बाकी संख्या अगर आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई ज़्यादा वो जरूरी नहीं। हड्डियों का नाम आप याद रख लीजिए कि ये हड्डी आपके मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है ना। इतना आपके लिए एनफ है, ठीक है ना। तो अगर कुछ देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरा मैं आपको
कुछ इमेजेस दिखा तो अच्छे से आप देख सकते हैं, आपको मज़ा आ रहा होगा देखने में, बिल्कुल आ रहा होगा। देखिए पीछे वाला पार्ट मैंने आपको सब दिखाया, हड्डी उड्डी कौन कहाँ पर है ना। एक बार और देख लीजिए, ये देख लीजिए ना, ये देख लीजिए, और एक बार आप ये देख लीजिए, ठीक है ना। ठीक है ना। अब चलते हैं अपन क्लास की ओर। तो अब हम पढ़ेंगे बेसिकली न्यूरॉन के बारे में। हालांकि मैं इसके बारे में आपको जो तंत्रिका ऊतक था, जो कि हम ऊतक चैप्टर जब पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने साथियों आपको तंत्रिका ऊतक के बारे में आपको अच्छे से बताया था। लेकिन फिर भी यहाँ जब आया है, चूँकि न्यूरॉन जो कोशिका साथियों वो कहाँ पाए जाती है, मस्तिष्क में ही पाए जाती है। बिलियनों, एकदम 100 बिलियन से अधिक साथियों आपकी मस्तिष्क में आपके न्यूरॉन कोशिका पाई जाती हैं, ठीक है ना। इसका पूरा फंक्शन समझते हैं, कैसे न्यूरॉन कोशिका कार्य करता है, ठीक है ना। देखिए न्यूरॉन का ये चित्र है, ठीक है ना, ये न्यूरॉन का चित्र है, आपको पता है। तो इसका कार्य कैसे होता है, सबसे पहले देखिए इसको जो चीज़ें हैं उसको समझते हैं। न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर, ये जो आपको दिख रहा है कुछ इस तरह से दिख रहा है, इसको कहते हैं दुर्मिका, इंग्लिश में डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं। क्या कार्य होता है इसका कार्य होता है सूचना को ग्रहण करना। प्रश्न सिंपल आएगा, बोलेगा कि डेंड्राइट का कार्य क्या है, तो बस कुछ नहीं सर, इसका कार्य है कि प्रत्येक न्यूरॉन से सूचना को ग्रहण करना, संवेदी अंगों से सूचना को ग्रहण करना। अब संवेदी अंग सर क्या होते हैं, संवेदी अंग का मतलब साथियों आपका हो गया सेंसरी ऑर्गन। क्या हो गया, सेंसरी ऑर्गन। जैसे आपका आँख, नाक, कान, इसे हम पता कर सकते हैं कोई भी चीज़। जैसे आँख से चीज़ों को देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, नाक से चीज़ों को सूंघ सकते हैं, त्वचा से कोई भी चीज़ स्पर्श कर सकते हैं। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग होते हैं। तो सूचना आपकी सबसे पहले कहाँ आती है, आपकी दुर्मिका में आती है। सिंपल सा प्रश्न ऐसा आता है, जब मैं प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो चिंता करने की बिल्कुल भी बात आपके लिए नहीं है। तो डेंड्राइट का वर्क समझ चुके हैं, बिल्कुल समझ चुके हैं क्या कार्य है। इसका कार्य साथियों कि सूचना को ग्रहण करना। सूचना को ग्रहण करके ये क्या करेगा, लड्डू थोड़े ना बांटेगा, उसको आगे भी बढ़ाना है, प्रत्येक न्यूरॉन में फैलाना। क्योंकि मस्तिष्क में हमारे 100 बिलियन से लगभग ज़्यादा होता है, 100 बिलियन से भी ज़्यादा आपके इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। और मैंने इसका आपको लंबाई भी बताया था कि ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, जिसको न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं। 1 से 1.5 मीटर तक इनकी लंबाई हो सकती है। बताए थे कि नहीं, मैंने आपको बताए थे, बिल्कुल बताए थे, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और सीखते हैं। अच्छा, जब ये सूचना को ग्रहण कर लेगा तो ये ग्रहण करके लड्डू तो बांटेगा नहीं, इसको ये आगे बढ़ाएगा। तो ग्रहण करने के बाद ये सब आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है कुछ इस तरह का, कटोरी टाइप का, इसको बोलते हैं साथियों सेल बॉडी, कोशिका क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोशिका क्या बोलते हैं। तो डेंड्राइट से साथियों आपका क्या है कि ये चीज़ों कोशिका काय में आती है, सूचना कोशिका काय में आती है। फिर साथियों आपका वो आगे बढ़ के ये आपको जो पूरा लंबा नली टाइप का दिख रहा है, ये नली टाइप का दिख रहा है क्या, अरे नली टाइप का दिख रहा है, इसको बोलते हैं मेरे भाई तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में एक्सॉन बोलते हैं। दोनों आपको ध्यान रखना है। पहले तो तंत्रिकाक्ष भी आप इसको बोल सकते हैं, या आप इसको एक्सॉन भी बोल सकते हैं। क्लियर हो पा रही है, क्लियर हो पा रही है। तो इन चीज़ों को साथियों हम ये, अब जो मैंने क्या बोला, डेंड्राइट से सूचना को लिया जाएगा, फिर सेल बॉडी के पास, फिर सेल बॉडी इसको ट्रांसफर आगे करेगी एक्सॉन के पास। और एक्सॉन फिर जो साथियों यहाँ पर ये जो साथियों आपको दिख रहा है एक्सॉन आपका लास्ट में बटा हुआ, इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलेंगे, एक्सॉन टर्मिनल, यानी कि एक्सॉन का अंतिम पार्ट है। इसको सिनेप्टिक दरार भी बोलते हैं। अब चूंकि यहाँ से फिर एक नया आपका क्या रहेगा साथियों, न्यूरॉन कनेक्ट रहेगा, ऐसा सेम कनेक्ट रहेगा। तो ये न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन, उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ गैप रहता है, उस गैप को सिनेप्स बोलते हैं। लिख लो इस पॉइंट को हम नहीं लिखें, लिख लीजिए इस पॉइंट। क्या बोलते हैं, सिनेप्स, यानी कि दो तंत्रिका कोशिका, दो न्यूरॉन के बीच जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। चीज़ें क्लियर हो पा रही है, क्लियर हो पा रही है, समझ गए ना बात को। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं। तो फाइनली सूचना कैसे जा रहा है, सूचना आपका जो सबसे पहले डेंड्रॉइड से सेल बॉडी से आपका तंत्रिकाक्ष में से ऐसे जाते रहता है। अच्छा, और भी सर कुछ यहाँ फंक्शन है, उसको तो आप बता नहीं रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए और भी कुछ बताते हैं, बिल्कुल बताएंगे, क्या क्या उसको देखते हैं। देखिए ये तो इधर आ जा भाई, हाँ यहाँ पर देखिए कि कुछ आपके जो हैं ये जो तंत्रिकाक्ष साथियों हैं, इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसमें कुछ आपको माइलिन शीथ दिख रहा है। ये माइलिन शीथ दिख रहा है, इसे कुछ करके जो इस तरह से मैं बना रहा हूँ आपको, इस तरह से कुछ बना रहा हूँ, जो आपको आयताकार संरचना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये तंत्रिकाक्ष को घेरे हुई है। साथियों माइलिन शीथ जो होता है ये चर्बीदार होता है। क्या होता है, चर्बीदार होता है। सर क्या काम होता है इसका काम बस कुछ नहीं है, जो सूचनाएं जो जा रही है ना, ये दुर्मिका से निकल के क्या बोलते हैं सेल बॉडी के द्वारा जो तंत्रिकाक्ष में आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ा जा रहा है, बस इनको क्या करता है, स्पीड बढ़ाता है। क्या करता है, इस सूचना को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करता है। कौन आपका, ये माइलिन शीथ। और ये माइलिन शीथ साथियों इसमें आपको कुछ ऐसे दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये डॉट डॉट जो मैंने बताया इसको बोलते हैं श्वान कोशिका। क्या बोलते हैं, श्वान कोशिका। और एक बात ध्यान रखना, ये जो श्वान कोशिका जो एक्सॉन के बीच बीच में है, ये श्वान कोशिका ये न्यूरॉन कोशिका से बिल्कुल अलग होता है। बात को समझना, ये जो श्वान कोशिका आपको दिख रहा है ये न्यूरॉन कोशिका से बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है। यानी कि न्यूरॉन कोशिका का ये पार्ट नहीं है,
न्यूरॉन कोशिका का ये पार्ट नहीं है, बल्कि न्यूरॉन कोशिका को ये हेल्प करता है। पार्ट उसका नहीं है, बस उसका हेल्प ये करता है। हेल्प कैसे कर रहा है? सूचनाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, ठीक है ना। और भी कुछ समझ गए ना आपको? अच्छा, ये जो श्वसन कोशिका, ये श्वसन कोशिका ये माइलिन शीथ का निर्माण करता है। इस बात को मैं बोलना भूल गया था। ये श्वसन कोशिका ये आपका माइलिन शीथ का निर्माण करता है, जो कि चर्बीदार होता है। बाकी ये सब कार्य मैंने आपको बता ही दिया कि सूचना को आगे बढ़ाने में मदद। और देखिए जो माइलिन शीथ है, इसके बीच में आपको गैप दिख रहा है, और इसके बीच में गैप दिख रहा है। इस गैप को मेरे भाई, इस गैप को कहते हैं रेनवियर के नोड्स। क्या कहते हैं? रेनवियर के नोड्स। मतलब कुछ नहीं ज़्यादा, इसका कुछ काम नहीं, बस इसको ध्यान रखना है कि जो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है उसको रेनवियर के नोड्स कहते हैं। देखिए होता क्या है यहाँ पर कि सूचना जो आया, सूचना आपका इस नर्व, इस माइलिन शीथ से इस नोड पर कूदा, इस नोड पर कूदा, इस नोड पर कूदा, इस तरह से आगे वो बढ़ती रहती है। चीज़ें क्लियर हो पा रही? बिल्कुल क्लियर हो पा रही, ठीक है साथियों। तो उम्मीद है ये इसका पूरा कार्य आप समझ चुके हैं। बहुत इससे ज़्यादा प्रश्न आपका इससे नहीं पूछा जाता, अभी तक नहीं देखें। बाकी क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर भी मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ें क्या? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो आगे में हम साथियों देखते हैं और भी कुछ देखते हैं। न्यूरॉन जो कोशिका है, यानी ये वाले जो कोशिका आपको दिख रहा है डायग्राम में, इसमें क्या होता है मेरे भाई? सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन क्या होता है? नहीं होता है। सेल डिवीजन नहीं होने का मेजर कारण क्या है कि इसके पास जो है ना सेंट्रोसोम ही नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम मैंने आपको कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि जो साथियों आपके बेलनाकार स्ट्रक्चर होते हैं आपके, इसमें सेंट्रोसोम में क्या पाए जाते हैं? सेंट्रियोल पाए जाते हैं, जो कि सेल डिवीजन में मदद करते हैं। पाया ही नहीं जाता है न्यूरॉन में, तारक का ही नहीं पाया जाता है, तो सेंट्रियोल कहाँ पाया जाएगा? क्योंकि तारक का में ही होता है सेंट्रियोल, जो कि कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रोसोम जो कोशिका में पाया जाने वाला एक अंग होता है, केंद्रक के बगल में होता है, कोशिका के केंद्रक में बगल में होता है, तो ये साथियों सेल डिवीजन में मदद करता है ना। तो ये हमारे न्यूरॉन कोशिका में नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें क्या होता है साथियों? सेल डिवीजन नहीं पाया जाता है, नहीं होता है, समझ गए ना। लेकिन साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे मस्तिष्क में 2 प्रकार की कोशिका होती है। हमारे मस्तिष्क में कितनी कोशिका होती है? 2 प्रकार की। एक तो न्यूरॉन कोशिका है, जो कि बहुतायत मात्रा में है। दूसरा साथियों होता है गिलियल सेल। दूसरा क्या होता है? गिलियल सेल। इस गिलियल सेल में ना कोशिका विभाजन होता है। इस गिलियल सेल में क्या? कोशिका विभाजन होता है। बाकी कोशिका विभाजन क्या चीज़ है? अंगों में वृद्धि होना, कोशिकाओं में वृद्धि होना, है ना। कोशिका विभाजन मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता चुका हूँ कोशिका वाले चैप्टर में, ठीक है ना। तो गिलियल कोशिका में साथियों क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है, जो कि सीएनएस में पाया जाता है। अब सीएनएस मतलब यहाँ आप मस्तिष्क हमें लिखना चाहिए था, लेकिन मैं सीएनएस लिख दिया। कोई नहीं, आप समझ लीजिए मस्तिष्क किसका पार्ट है? सीएनएस का ही पार्ट है ना। अरे मस्तिष्क किसका पार्ट है? सीएनएस का ही पार्ट है। तो आपको ध्यान रखना कि जो गिलियल सेल पाई जाती है आपके मस्तिष्क में, उसमें कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, लेकिन आपका न्यूरॉन कोशिका में सेल डिवीजन नहीं होता। क्योंकि रीजन क्या है नहीं होने का? उसमें जो आपका सेंट्रोसोम है, तारक का है, वो पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब मैंने आपको बोला कि मस्तिष्क से तंत्रिकाएं निकलती है, मेरुरज्जु से भी तंत्रिकाएं निकलती है। तो मस्तिष्क से सिंपल प्रश्न आएगा कि मस्तिष्क से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं, यानी कि नर्व्स का मतलब मेरे भाई तंत्रिकाएं, ठीक है ना। जिससे कि आपका मैसेज आगे बढ़ता है, जिससे कि मैसेज आपका जो केमिकल फॉर्म में जाता है साथियों, आयंस के फॉर्म में जाता है, विद्युत आवेग के फॉर्म में जाता है, वो आपका तंत्रिका एक समझिए कि उसका रास्ता है उसके जाने के लिए मैसेज को, ठीक है ना। तो साथियों मेरे भाई, तो आपका मस्तिष्क से कितना जोड़ी निकलेगा? 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, जिसे कपाल तंत्रिकाएं भी कहते हैं। क्रेनियल नर्व्स भी कहते हैं। बात को आपको ध्यान रखना। सिंपल प्रश्न आएगा कि कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं मस्तिष्क से निकलती है, तो 12 जोड़ी तंत्रिकाएं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। देखते हैं अपन क्या देखते हैं? पार्ट्स ऑफ ब्रेन, यानी कि ब्रेन के हमारे कितने कितने पार्ट हो सकते हैं। देखिए पहला आपका फोर ब्रेन होगा, चित्र में भी दिखाऊंगा, चिंता नहीं करना। मिड ब्रेन दूसरा हो गया, तीसरा आपका हिंड ब्रेन हो गया। फोर ब्रेन को हिंदी में अग्र मस्तिष्क बोलेंगे, मिड ब्रेन को हिंदी में मध्य मस्तिष्क बोलेंगे, और हिंड ब्रेन को या हिंड या हाइंड ब्रेन, कोई हाइंड भी बोलते हैं या हिंड समझिए, हिंड ब्रेन को आपको पश्चिम मस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है ना। अब तीनों को हम कार्य देखेंगे अच्छे से। पहले अच्छा फोर ब्रेन देखते हैं ना साथियों। फोर ब्रेन जो है, फोर ब्रेन को हम 2 पार्ट में आगे बांटते हैं, टेलीसेफ्लॉन और डायसेफ्लॉन, ठीक है ना। बाकी इसका मैंने यहाँ पर लिखा दिया है, लेकिन ये आपके कोई काम का नहीं है, लेकिन मैं लिख दिया हूँ फिर भी, है ना। ये आपका थोड़ा सा हाई कॉन्सेप्ट है, फिर भी मैंने लिख दिया है। बाकी इसको अगर आपको याद रखना है तो रखो, नहीं तो इसको आप स्किप कर दो, ठीक है ना। चलिए आपको ध्यान रखना सिर्फ ये, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो फोर ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, एक आपके टेलीसेफ्लॉन, एक आपके डायसेफ्लॉन, ठीक है ना। ये हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। हमको पढ़ना है यहाँ पर थैलेमस के बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में, और एक पढ़ना है हमको सेरिब्रम के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? सेरिब्रम। सेरिब्रम मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है ना, कहीं लिखा है क्या? नहीं।
हालांकि है, मैं ये भी बोल सकता हूँ, अगर आप और अच्छे से याद रखना चाहें, कन्फ्यूजन क्रिएट ना करना चाहें, तो आप सिंपल ये याद रखिए कि फोरब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? 3 पार्ट, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अगर आप नीट एंड क्लीन याद रखना चाहते हैं, बिल्कुल भी डाउट ना हो, तो उतना से काम आपका चल जाएगा, ठीक है ना। फोरब्रेन के 3 पार्ट, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इतना आप याद रख सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर लिखा हूँ, तो जो चीज़ें मुझे लगती है वो चीज़ें मैं आपको बोलता हूँ। अगर आप इस चीज़ को याद रखना है तो रखिए, नहीं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपके लिए नहीं है। चीज़ें मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। तो पहला पार्ट हो गया टेलीसेफ्लॉन और दूसरा हो गया डाइसेफ्लॉन, ठीक है ना। टेलीसेफ्लॉन में देख सकते हैं कौन कौन पार्ट आते हैं आपके, सेरिबेलन हेमिस्फेयर आते हैं। ये जो सेरिबेलन हेमिस्फेयर है, इसी का पार्ट साथियों होता है सेरिब्रम, जिसको हिंदी में परमस्तिष्क कहते हैं। इसी का पार्ट क्या होता है? सेरिब्रम होता है, ठीक ना। बसर गंगीला, हिप्पोकैम्पस और एनाडेलिकॉइड आपका न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें हम क्या क्या, इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या क्या, इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा सेरिब्रल हेमिस्फेयर के बारे में और डायसेफ्लॉन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, बस इतना ही आपको पढ़ाऊंगा। इतना ही आपका चीज़ें से एग्जाम में इतना ही आएगा, ये चीज़ें आपके नहीं आएगी, ठीक है ना। लेकिन मैंने लिख दिया है, कोई नहीं, आपको इसको स्किप कर देना, ठीक है ना। अब सेरिब्रम की बात करते हैं। साथियों जो सेरिब्रम आपका होता है ना, सेरिब्रम को हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं। ये जो मैं साथियों यहाँ पर बोला आपको, जो सेरिब्रल आपको दिख रहा है, सेरिब्रम हेमिस्फेयर, ये 2 गोला होता है। हेमिस्फेयर का मतलब क्या होता है? गोलार्ध। इसी गोलार्ध में साथियों आपका प्रमस्तिष्क होता है। इसी गोलार्ध में आपका क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको थोड़ा एक बार दिखाता हूँ, क्या दिखाता हूँ पता है? दिखाता हूँ पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, चित्र इसके दिखाता हूँ। आप इस चित्र में देखिए साथियों, सारा चीज़ आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है ना। ये आपका एक तरह से क्या देखते हैं, इसको देख सकते हैं। ये आपका जो है फोरब्रेन के 3 पार्ट हो गए, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। देखिए मैंने आपको बोला ना कि आप सिंपल याद रख लो, फोरब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इतना आप याद रख लो, ठीक है ना। और ये देख सकते हैं, ये जो पूरा पार्ट साथियों आपको दिख रहा है, ये आपको पूरा पार्ट जो है, ये बड़ा बड़ा पार्ट दिख रहा है, ये आपका क्या है? फोरब्रेन, जिसको हिंदी में अग्र मस्तिष्क कहते हैं। और बात करें मिड ब्रेन का, मिड ब्रेन देख सकते हो, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, इसको बोलेंगे, ये यहाँ जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलेंगे मिड ब्रेन, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? मध्य मस्तिष्क बोलेंगे। और जो हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन के भी आपके 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा और सेरिब्रम, इसको आगे देखेंगे। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे मेरे भाई हिंड ब्रेन बोलेंगे। तो मैंने तीनों की लोकेशन आपको दिखा दी, कहाँ कहाँ ये ब्रेन में होगा, ठीक है ना। आगे बढ़े क्या, तो हम पर कौन सा रहते हैं? फोरब्रेन, और फोरब्रेन में कौन सा? सेरिब्रम पर रहते हैं, ठीक है ना। चलिए सेरिब्रम के बारे में पढ़ते हैं। यह अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। प्रश्न सिंपल आएगा, बहुत बड़ा है, कि हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? तो अग्र मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क का भी कौन सा पार्ट? ये आपका सेरिब्रम होता है। कौन सा होता है? सेरिब्रम। इस बात को ध्यान रखना है, सेरिब्रम हमारे शरीर का सबसे बड़ा पार्ट होता है, शरीर का नहीं, मस्तिष्क का होता है, ठीक है ना। और इसका वर्क क्या क्या है, किस किस चीज़ को ये कंट्रोल करता है? स्मृति, सोचने विचारने की क्षमता, है ना, तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग, जैसे आप रीजनिंग बनाते हैं ना, सोच पाते हैं, अरे इसमें ये लॉजिक लगेगा, इसमें ये लॉजिक लगेगा, तो ये सब आप कैसे सोच पाते हैं? दिमाग से भी, दिमाग का भी कौन सा पार्ट इसको कंट्रोल करता है? आपका करता है सेरिब्रम, यानी प्रमस्तिष्क इस सबको कंट्रोल करता है। जो आप नई नई बातें जो सोचते हैं, अरे ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, इस सबको कंट्रोल कौन करता है मेरे भाई? ये सबको करता है प्रमस्तिष्क। चीज़ों को याद जो रख पाते हैं, ये सबको कंट्रोल करता है प्रमस्तिष्क करता है, समझ गए ना। स्मृति मतलब नए नए विचारें आना, ठीक है ना। सीखने आदि का ये केंद्र होता है, मतलब सोचना, विचारना, चेतना का मतलब हो गया कि आप जो है ना कॉन्शियस माइंड कह सकते हैं। कॉन्शियस माइंड, ये सारी बातें जो आपको कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क कंट्रोल करता है। मेमोरी जो आपका होता है ना, ये सारा कंट्रोल कौन करता है? आपका सेरिब्रम प्रमस्तिष्क करता है। चीज़ों को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। जो आप याद रख पाते, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जैसे मैं ये सब चीज़ें मुझे याद है, क्यों याद है? क्योंकि ये सब मेरे सेरिब्रम में फिट है, समझ गए ना बात को। तो याद रखना, नए नए चीज़ें सोचना, है ना, क्या बोलते हैं, रीजनिंग लगाना, तर्क शक्ति, लॉजिक लगाना, ये सब चीज़ें कंट्रोल कौन कर पाता है? आपका प्रमस्तिष्क ही करता है, समझ गए बात को ना। अब बात करते हैं डाइसेफ्लॉन का, डाइनीसेफ्लॉन साथियों होता है, यह अग्र मस्तिष्क के पीछे भाग में होता है, अग्र मस्तिष्क के पीछे वाले भाग में आपका डाइसेफ्लॉन होता है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे थैलेमस के बारे में पढ़ेंगे और हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। थैलेमस समझते हैं, यह क्या होता है साथियों? यह दर्द, ठंड व गर्मी के अनुभव का कार्य करता है। यह साथियों किसका कार्य करता है? दर्द, यानी कि जैसे मान लीजिए आपको दर्द हो रहा है, कोई एक चाटम आपको मार दिया, जैसे कोई एक आपको लाठी कोई मार दिया, स्टिक मार दिया, तो आपको दर्द होगा ना। तो वो दर्द आपको कैसे पता चला? इस थैलेमस ही उसको कंट्रोल करता है। थैलेमस से ही आपको पता चलता है कि हमें दर्द यहाँ पर हो रहा है। आपको ठंड लग रही है, तो ये कैसे पता चलेगा? थैलेमस के माध्यम से। थैलेमस इन सब पर किसका कंट्रोल होता है? थैलेमस का कंट्रोल होता है। आपको गर्मी लग जाती है, गर्मी लगती है कि नहीं, अरे भाई अब गर्मी लग रहा है ना, इस सब पर कंट्रोल किसका होता है? थैलेमस। थैलेमस ही आपको सूचना देता है इस सब के बारे में, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना, थैलेमस का ये सब कार्य होता है। यह गंध को छोड़कर सभी जानकारी अपने में से गुजारती है, यानी कि साथियों कुछ भी चीज़ होता है ना, कुछ भी चीज़ होता है, समझ लो आपको कोई मार दिया, आग लग गया, है ना,
यानी कि बाहरी वातावरण में जो भी चेंज हो रहा है ना, बात को समझना, बात को, जिसको उद्दीपन भी बोलते हैं, बाहरी वातावरण में जो भी चेंज हो रहा है ना, उसको वो आपको देखेंगे। जैसे ठंड आ रही है, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है ना, पसीना आ रहा है, या किसी चीज़ को आप देख रहे हैं, है ना, तो ये सब चीज़ आपको पता चलता है कि नहीं चलता है? तो कैसे पता चलता है? ये विद्युत आवेग की मदद से जो मैसेज जाता है, सबसे पहले थैलेमस को जाता है। किसको जाता है? सेंसरी ऑर्गन से जो मैसेज जाता है, जैसे मान लीजिए आँख से आप किसी चीज़ को, जैसे आँख से आप फिल्म को देख रहे हैं, आँख से क्या देख रहे हैं? फिल्म को देख रहे हैं। तो आँख से फिल्म को जो देखे साथियों, तो उसका आपके माइंड में मैसेज गया, तो सबसे पहले मैसेज गया थैलेमस के पास, विद्युत आपके माध्यम से। थैलेमस के बाद ही साथियों आपका जाएगा किसके पास? न्यूरॉन्स के पास जाएगा, यानी कि आगे वो बढ़ेगा। समझ गए ना पास को? तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी सिर्फ गंध को छोड़कर सारी जानकारी जो है, संवेदना जो है, सारी जो मैसेजेस हैं, वो आपके थैलेमस से गुजरती है। इसीलिए इसको बोलते हैं रिले स्टेशन की तरह कार्य करता है। किसका कार्य करता है? रिले स्टेशन समझता है ना? रिले स्टेशन का मतलब हुआ कि किस सिग्नल को किधर भेजना है, किधर नहीं भेजना है ना, उस तरह ये कार्य करता है, आपका थैलेमस करता है। क्लियर हो पा रहे मेरे भाई? बिल्कुल क्लियर। ज़्यादा प्रश्न इन सबसे नहीं आता है, बस ये जो लिख दिया ना, सिंपल प्रश्न आएगा, दर्द, ठंड व गर्मी के अनुभव को कार्य इस पर किसका कंट्रोल होता है? तो थैलेमस का होता है। बस इतना ही छोटा इसमें प्रश्न आता है, ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं मेरे भाई हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस क्या क्या कंट्रोल करता है? यह आपको भूख लग रही है, कैसे पता चलेगा? तो आपको ये हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होता है। यानी कि आप फील करते हैं ना, अरे भाई अब भूख लग रहा है, थोड़ा सा हमें खाना चाहिए, तो आपको ये पता कैसे चल रहा है? हाइपोथैलेमस के माध्यम से, ठीक है मेरे भाई। प्यास लग गई, स्नेह मतलब प्यार, किसी से प्यार हो गया, पढ़ाई से प्यार हो गया, है ना, माँ से प्यार है, बहन से प्यार है ना, या आप जो भी आप समझ लीजिए, ये सब कंट्रोल होता है मेरे भाई हाइपोथैलेमस से, ठीक है ना। गिरना मतलब किसी से नफरत करना, उत्साह, खुशी, है ना, पीड़ा, नींद, ये सब, तापमान, ये सब कैसे कंट्रोल होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। सिंपल इसमें प्रश्न आते हैं, जब कराएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, अच्छा, यह वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का भी नियंत्रण करता है। अब वसा, कार्बोहाइड्रेट मुझे बताने की जरूरत है, इतना बार पाचन तंत्र में सब बोल दिया कि आपको बढ़िया से पता चल जाएगा। वसा, कार्बोहाइड्रेट मेरे भाई क्या है? पोषक तत्व है। उपापचय का मतलब क्या हुआ? इन सबको तोड़ना, खंडन करना। उपापचय मतलब हो गया कि शरीर में जितने भी क्रियाएं हो रही है, सभी को साथियों क्या कहते हैं? उपापचय कहते हैं। सभी को क्या कहते हैं? उपापचय कहते हैं। उपापचय के बारे में मैंने आपको डिटेल्स बताया था कि उपापचय का मतलब क्या था? मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म प्लस केटाबॉलिज्म दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? दोनों मिलकर बनाते हैं मेटाबॉलिज्म बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं मिड ब्रेन। किसकी बात करते हैं? मिड ब्रेन की बात करते हैं, जिसको मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। इसका ज़्यादा यूज नहीं है, बस ये क्या करता है? सुनने और देखने में मदद करता है। जैसे सुनते हैं कोई भी चीज़, देखते हैं, तो इस सब पर किसका कंट्रोल होता है? मिड ब्रेन का कंट्रोल होता है। सिंपल इससे जल्दी तो इससे प्रश्न भी नहीं आते, लेकिन कभी कभी आते हैं तो आपको देखना है। अब हम पढ़ रहे हैं तो पूरा करेंगे, छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो मिड ब्रेन का क्या कंट्रोल है? ये साथियों आपका सुनने और देखने में ये मदद करता है, ठीक है ना। यानी कि आँख से देखेंगे, कान से सुनेंगे, तो इस सब पर कंट्रोल किसका रहता है? मिड ब्रेन का रहता है, ठीक है ना। बाकी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। हिंड ब्रेन की बात करते हैं मेरे भाई। हिंड ब्रेन साथियों, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पश्च मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के साथियों 3 पार्ट होते हैं, मैंने आपको दिखाए थे। पहला आपका कौन हो गया? पॉन्स हो गया। अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम हो गया। मेडुला ऑब्लंगेटा, इसको मेडुला ऑब्लंगेटा इंग्लिश में बोलेंगे। अनुमस्तिष्क को इंग्लिश में सेरेबेलम बोलेंगे। और सेरिबेलम, ये याद रखना, सेरिबेलम को याद रखना। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर सेरिब्रम बताया ना, सेरिब्रम को हिंदी में परम मस्तिष्क कहते हैं। तो दोनों को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में सेरिब्रम पूछेगा कि सेरिब्रम का क्या कार्य है, या निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सेरिब्रम का है, सेरिब्रम के बारे में क्या सही है। अब आप पढ़े होंगे, परम मस्तिष्क पढ़ेंगे, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए बोलता हूँ कि बायोलॉजी मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, बायोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि इंग्लिश को आपको हिंदी की तरह ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पर सेरिब्रम है ना, इसको सेरिब्रम को ऐसे लिख देगा वो, डायरेक्ट ऐसे लिख देगा वो, समझ गए ना। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में ही वो लिख देगा, इसलिए इंग्लिश हिंदी दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ देखते हैं, अब देखते हैं पॉन्स के बारे में, ठीक है ना। एक बार और चित्र मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार यहाँ आप अच्छे से चित्र देख लीजिए, है ना। चित्र एक बार अच्छे से देख लीजिए। जो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंड ब्रेन पढ़ रहे हैं ना। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा, ये तीनों पार्ट किसके हैं? हिंड ब्रेन के। देख सकते हैं पॉन्स की अवस्थिति, ये आपको पॉन्स दिख रहा है, थोड़ा सा चित्र धुंधला दिख रहा होगा आपको। और ये साथियों आपका क्या है? मेडुला ऑब्लंगेटा। और ये आपका क्या है? सेरिबेलम। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये आपका क्या है? सेरिबेलम है। चीज़ों को मैंने दिखा दी, ये आपका पॉन्स, क्या बोलते हैं इसको, ये आपका हो गया मेडुला ऑब्लंगेटा, ये आपका पॉन्स हो गया। ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा है ना, इसी से साथियों, इसी मेडुला ऑब्लंगेटा से आपका स्पाइनल कॉर्ड, जो पीछे का रीढ़ का हड्डी है ना, वो आपका निकलता है।
तो प्रश्न ये भी आता है कि रीड, अच्छा छोड़िए उसको बाद में बताएंगे, इसको मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, उसको वहाँ पर लिखे हुए क्यों है तो छोड़ो इसको, है ना। मतलब मैं ये बोलने वाला था कि जो मेडुला ऑब्लंगेटा से ही स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, तो उसको आगे देखेंगे, ये अभी इसको छोड़िए। तो मैं क्या दिखाना चाह रहा था, हिंड ब्रेन के पार्ट, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा और सेरिबेलम, तीनों आप देख चुके हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, ये आपका हो गया सेरिबेलम, जिसको हिंदी में अनुमस्तिष्क बोलते हैं मेरे भाई, और ये आपका मेडुला ऑब्लंगेटा और ये आपका पोन्स। चीज़ें क्लियर है, अब आगे बढ़ें, वहाँ पर बढ़ते हैं। एक चित्र और है, इसको भी देख लो आप, इस चित्र को आप अच्छे से देख लो ना, इस चित्र को आप अच्छे से देख लो। इसमें आपको मिड ब्रेन का पार्ट दिखाया गया है, बोन्स को दिखाया गया है, मेडुला ऑब्लंगेटा को दिखाया गया है ना, इस चीज़ को आप एक बार और अच्छे से देख लो, ठीक है ना। तो अब भाई चलते हैं। तो सबसे पहले जो अपना पार्ट है वो आपका पोन्स है, हिंड ब्रेन का। तो पोन्स साथियों क्या होता है, यह आपका 2.5 सेंटीमीटर लंबा गोल आकार का होता है, 2.5 सेंटीमीटर लंबा गोल आकार का होता है, चित्र में देख लिए। और इसका कार्य क्या होता है, कार्य साथियों इसका है सांस लेने में, श्वास लेने में जो आपका ब्रीदिंग बनता है ना, सांस लेना छोड़ना, उसमें ये सहायक होता है, एक लय बनाए रखता है, लेने छोड़ना, सांस लेना छोड़ना, इसके लय में ये क्या होता है, सहायक, मतलब रुकने नहीं देता है, इसको कंटिन्यू करने देता है। कौन आपका ये पोन्स, इसमें ये क्या करता है, आपका हेल्प करता है, इस पर इसका कंट्रोल रहता है। समझ गए ना, किसमें, श्वास लेने व छोड़ने की लय के नियमन में सहायक है, ठीक है ना। बस छोटा सा इसका कार्य है। फिर आपका अनुमस्तिष्क है। अनुमस्तिष्क की बात करें तो साथियों इसे छोटा दिमाग भी कहते हैं। अनुमस्तिष्क क्या कहते हैं, लिटिल ब्रेन कहते हैं। लिटिल ब्रेन पता है क्यों कहते हैं, क्योंकि मेरे भाई अगर अनुमस्तिष्क पर आपका कोई एक फाइट जोर से मार दिया, समझिए कि आप साफ हैं, मतलब मर जाएंगे, क्योंकि साथियों ये पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है। अनुमस्तिष्क क्या करता है, देखिए लिखा है ना, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यानी कि कौन सी पेशी को किधर गति कराना है, ये सारा नियंत्रण आपका होता है अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। जैसे आप देखेंगे कि दारू अगर आप कोई पी लेता है तो वो सही से चल नहीं पाता, क्योंकि दारू वगैरह पीने के बाद साथियों सेरिबेलम उसका कार्य ही नहीं करता है, अत्यधिक दारू पीने से सेरिबेलम उसका कार्य नहीं करता, क्योंकि वो क्या है, अल्कोहल है साथियों, ठीक है ना। तो अत्यधिक कार्य नहीं करता, तो उसका शरीर देखिए वो सही से चल नहीं पाएगा। दारू पीने वाले व्यक्ति सही से टगमग करके चलेगा, टेरा मेरा करके चलेगा, है ना। क्यों उसे चल रहा है, क्योंकि सेरिबेलम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सेरिबेलम का काम है कि बॉडी को संतुलन बनाए रखना। मेरा मन है कि हाथ को इधर करेंगे, ये सब पर कंट्रोल रहता है मेरे भाई अनुमस्तिष्क का, पेशियों पर कंट्रोल रहता है अनुमस्तिष्क का। तो अब जब यहाँ अल्कोहल पी के अनुमस्तिष्क पर ही प्रॉब्लम कर दे रहा है, तो कैसे आप सीधा चल पाएगा, अल्कोहल पीने वाला व्यक्ति सीधा नहीं चल पाएगा। क्यों, क्योंकि अल्कोहल सेरिबेलम को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है। समझ गए ना मेरी बात। चलिए, तो लिटिल ब्रेन इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर इस पर कोई मार देगा, हल्के से पीछे होता है ना, अगर इस पर कोई मार देगा इसे तो ये मर जाता है। इसीलिए कहा था कि हेलमेट पहन के चलना चाहिए, क्योंकि आगे वाला पार्ट होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा खून निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीछे वाला पार्ट में अगर चोट लग जाए अनुमस्तिष्क में तो समझिए आदमी साफे है, मर जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर बात साथियों मेडुला ऑब्लंगेटा यह शरीर के अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। अब अनैच्छिक क्रिया क्या होता है, ऐसी क्रिया जो हम अपने मन से नहीं कर सकते उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया जो हम अपने मन से नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। तो अनैच्छिक क्रिया जैसे कि आपका हो गया छींकना, आपको छींक आएगी कि आप रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे, कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे आप, वो इनवॉलंटरी है। क्या है वो, इनवॉलंटरी है, वॉलेंट्री नहीं है। इनवॉलंटरी का मतलब मेरे भाई हो गया अनैच्छिक, जिसको आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसे छींक आप रोक नहीं सकते, ये आएगा ही आएगा। खांसना, आप खांसी भी नहीं रोक सकते, आएगा ही आएगा। हिचकी, उल्टी, हृदय की गति, ब्रीदिंग, ये सब पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सब पर कंट्रोल रहता है मेडुला ऑब्लंगेटा का। समझ गए ना मेरे भाई। प्रश्न आता है कि अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल कौन करता है, तो करता है मेडुला ऑब्लंगेटा। चीज़ें क्लियर है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। तो आगे बढ़ें। तो फाइनली मेरे भाई ब्रेन का पूरा पार्ट आपका खत्म हो चुका है। इतना ही प्रश्न इससे बनेगा, ज़्यादा प्रश्न बाहर नहीं आएगा, दिखा देंगे आपको जब प्रश्न कराएंगे तो, ठीक है ना। एक दो को बोल देता है कि सर आप पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं, प्रश्न नहीं बन पाता, प्रैक्टिस जब करते हैं तो, ठीक है ना। तो मेरे भाई आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे तो बढ़िया से आपका नंबर आएगा, ठीक है। चलिए भाई स्पाइनल कॉर्ड देखते हैं। अब देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड। मैंने आपको बताया कि सीएनएस का मेरे भाई 2 पार्ट है, सीएनएस का 2 पार्ट है। एक पार्ट आपका हो गया कौन, ब्रेन, और दूसरा पार्ट आपका क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड। तो अब स्पाइनल कॉर्ड को देखते हैं, ब्रेन को पढ़ चुके हैं। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं या सुषुम्ना कहते हैं, ठीक है ना। इसका चित्र शायद मैंने लगाया है, नहीं लगाया है, कोई बात नहीं, दूसरा में देखते हैं, ठीक है ना।
यहाँ आप चित्र में देखिए मेरुरज्जु, देखिए ये जो आपका मेडुला है, ये आपका क्या है, मेडुला है। इस मेडुला से जो निकलने वाली जो रीढ़ की हड्डी है, इसी को हम क्या कह रहे हैं साथियों, इसी को कह रहे हैं स्पाइनल कोड। क्या कह रहे हैं, स्पाइनल कोड कह रहे हैं। और इस स्पाइनल कोड को सुरक्षा देने वाला इसके बाहर से एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं साथियों मेरुदंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं। यानी कि मेरुरज्जु अलग है, मेरुदंड अलग है। स्पाइनल कोड माने मेरुरज्जु और वर्टिब्रल कॉलम मतलब मेरुदंड। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इस मेरुरज्जु से कितनी तंत्रिकाएं निकलती है, 31 जोड़ी तंत्रिका। इस बात को आपको ध्यान है। पूछेगा कि मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तो 31 जोड़ी तंत्रिका। जो दिख रहा है आपको तंत्रिका नर्व्स जो दिख रहा है, नर्व्स, इसमें जो नर्व्स दिख रहा है ये नहीं, ये तो आपका इसका रीढ़ का हड्डी की संख्या है जो कि 26 होता है ना। ये अलग पढ़ेंगे, ये आपका कंकाल तंत्र का पार्ट है, इसको ध्यान रखना है। जो आपका मेरुरज्जु है इससे कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, 31 जोड़ी। और मस्तिष्क से कितना निकलता है, 12 जोड़ी। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं और आपकी क्या बोलते हैं, और आपकी मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिका दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना। तो चित्र में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे कहाँ देख रहे थे, यहाँ पर देखते हैं ना। तो स्पाइनल कोड ये इसका काम, इसको सुषुम्ना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुषुम्ना, ध्यान रखना। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब बोलेंगे सर ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, इसको रिफ्लेक्स एक्शन भी बोलते हैं। तो सिंपल सा प्रश्न आता है कि प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कोड। अभी देखेंगे भाई, प्रतिवर्ती क्रिया देखेंगे, कहीं घबराहट, देखेंगे इसको। यह मेडुला से निकलती है, पहले ही हम बोल दिए थे। मेडुला से जो निकले वाला छोटा पार्ट इधर निकलता है, छोटा पार्ट नहीं बड़ा पार्ट इधर निकलता है, वो आपका क्या होता है, स्पाइनल कोड मेरुरज्जु होता है। और मेरुरज्जु किसके अंदर होता है, मेरुदंड यानी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है। समझ गए ना। और देखते हैं आगे, फिर हम देखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया देखेंगे। पहले देख लें क्या इसी को, चलिए इसी को रुको, पहले इसको देखते फिर देखेंगे बाद में। मेरुरज्जु कसूरेक दंड या मेरुदंड के अंदर होता है। मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है जिसको मेरु तंत्रिका कहते हैं। अब मस्तिष्क से निकल रहे तो मस्तिष्क तंत्रिका या कपाल तंत्रिका। अब मेरुरज्जु से निकल रही है तो मेरु तंत्रिका, सिंपल बात है, ठीक है ना। पहले चलो देख लेते हैं प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। प्रतिवर्ती क्रिया को एक चित्र के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए ये एनसीईआरटी का चित्र दिया गया। इस चित्र के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो है प्रतिवर्ती क्रिया हो रहा है। देखिए प्रतिवर्ती क्रिया जो है एक प्रतिवर्ती चाप के माध्यम से समझाया जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया का डेफिनेशन मैं आपको पहले बोलता हूँ। डेफिनेशन चलिए मैं आपको बोलता हूँ। डेफिनेशन साथियों इसका क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है। देखिए उद्दीपन की प्रति, अब उद्दीपन क्या है, आग, हवा, ठंडा पानी, वातावरण में जो भी चेंज हो रहा है ना, हमारे आसपास जो भी चेंज हो रहा है उसको हम उद्दीपन बोलेंगे। और उसके प्रति, उद्दीपन के प्रति हम क्या करते हैं, क्रिया दिखाते हैं, जो कि मस्तिष्क पर उसका कंट्रोल रहता है। तो साथियों जो भी चीज़ पर, जो भी बाहरी वातावरण में जिसके प्रति तुरंत हम क्रिया करते हैं ना, उसको साथियों हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस क्रिया के प्रति तुरंत हम अनुक्रिया दिखाते हैं। जैसे मान चलिए आग को हम छू लिए तो तुरंत हम पक जाएंगे, तुरंत उंगली हटाएंगे, तो आग जो छू लिए, आग हो गया उद्दीपन, उसके प्रति हम तुरंत क्या किए, क्रिया दिखाएं। कैसे क्रिया दिखाएं, तुरंत हाथ हटा लिए तो हम क्रिया तुरंत दिखा दिए। समझ गए ना। मान चलिए हम कहीं हाथ रखे, उसमें वहाँ पर काटा था और काटा चुभ गया, तो जैसे चुभा आप तुरंत हाथ हटाएं, मतलब तुरंत क्रिया दिखाएं आप। तो किसी भी उद्दीपन के प्रति शीघ्र ही कोई क्रिया दिखाना, अनुक्रिया दिखाना, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया कहेंगे, है ना। और प्रतिवर्ती क्रिया पर किसका कंट्रोल रहता है, ये कंट्रोल करता है मेरुरज्जु। तभी तो हम लिखे ना वहाँ पर कि मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल करता है। और ये चीज़ें संपन्न होती है प्रतिवर्ती चाप से, जिसको रिफ्लेक्स कोड भी बोलते हैं। देखिए ये जो चित्र मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी का चित्र है, ये प्रतिवर्ती चाप है। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे इसको, ठीक है। कॉर्ड या आर्क बोल दीजिए, आर्क ही बोलेंगे, ठीक है ना। होता कैसे, देखिए यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है कि देखिए यहाँ पर हमारा ये क्या है, हाथ है। क्या हाथ है, तो हाथ में क्या है साथियों, हाथ में हमारा क्या है, हाथ में क्या है, बिल्कुल ही स्पर्श कोशिका होगी। क्या होगी, स्पर्श कोशिका होगी, ठीक है ना। तो साथियों हाथ हमारा जो है, जैसे ये देखिए कोई गर्म चीज़ है, ये क्या कोई गर्म चीज़ है। अब गर्म चीज़ को जैसे हम छू लिए, गर्म चीज़ को जैसे छू लिए तो तुरंत हाथ हटाएंगे, तुरंत हाथ हटाएंगे नहीं हटाएंगे। तो तुरंत जैसे हाथ हटाए ना, तो यहाँ पर बहुत ही फास्ट प्रोसेस हुआ। बात को समझना, बहुत ही फास्ट प्रोसेस हुआ। अब जैसे हाथ को गर्म लगा, यानी कि आग हमको लग गया हाथ में, तुरंत हटा लिए, बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। आखिर ये प्रोसेस कैसे होता है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति हाथ आग पर रख रहा है, तो देखिए मैसेज कैसे गया, हाथ हटाने के लिए मैसेज आखिर कैसे आया, गया 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 गया, यहाँ पर मैसेज गया 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 गया, यहाँ पर जो आपका ये किसको आया, मेरुरज्जु को। देखिए यहाँ पर मेरुरज्जु का चित्र दिखाया गया, मेरुरज्जु का यहाँ पर चित्र यहाँ पर दिखाया गया। तो चीज़ें जो है हमारे हैं यहाँ पर संवेदी तंत्रिका कोशिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका मतलब क्या होगा कि जो उसके नर्व्स है, तंत्रिका कोशिका जो है उसको मैसेज को लेगा यहाँ पर किसको, मेरुरज्जु तक लेके मैसेज। यानी कि जो गर्म लगा हाथ में, हम जो पक गए, हाथ हमारा जो गर्म हो गया उसको छूने से, यानी कि पक गए, उसको तुरंत मैसेज किया कहाँ तक, किसके माध्यम, संवेदी तंत्रिका कोशिका के माध्यम से मेरुरज्जु तक मैसेज गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पहुँचने के बाद साथियों क्या होता है कि ये चीज़ें जो है मोटर न्यूरॉन को भेजे, जिसको प्रेरक तंत्रिका कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरक तंत्रिका कोशिका कहते हैं। यानी कि मस्तिष्क के लिए संदेश भेज देता है, कौन, मेरुरज्जु।
मेरुरज्जु मस्तिष्क के लिए संदेश भेजती है। और मस्तिष्क में क्या होती है, प्रेरक तंत्रक कोशिका, जिसको मोटर न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है ना। और वापस मेरे भाई मेरुरज्जु जो है, ये प्रेरक तंत्रिका कोशिका जो है, इसको तुरंत कहती है कि जल्दी वहाँ से हाथ हटाओ। ये देखिए आगे मैसेज कर रही है, इधर आप यहाँ देख सकते हैं, आगे यहाँ पर क्या कर रही है, मैसेज कर रही है। कौन, प्रेरक कोशिका, ये आगे मैसेज कर रही है किसको, आपके ये कर रहे हैं इस जो यहाँ पर कार्यकारी भुजा, मतलब क्योंकि हाथ से पके तो हाथ को ही बोलेगा ना, अरे हाथ से बोलेंगे हाथ ही बोलेगा ना, हाथ से किए थे, हाथ से पके थे तो हाथ को ही बोलेगा। कौन, प्रेरक तंत्रिका कोशिका। और प्रेरक तंत्रिका कोशिका को कौन बोल रहा है, मेरुरज्जु बोल रहा है। समझ गए ना बात को। तो इस तरह से ये जो पूरा हो रहा प्रोसेस को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। समझ गए, प्रतिवर्ती क्रिया, यानी कि कहने का मतलब है किसी भी चीज़ के प्रति, कोई भी चीज़ के प्रति हम तुरंत क्रिया दिखाए ना, उसको हम बोल दिए प्रतिवर्ती क्रिया। और प्रतिवर्ती क्रिया जिस प्रोसेस से होता है, यानी कि जो हमारा मैसेज जो है जिस पाथ से होकर जाता है, जिस रास्ते से होकर जाता है, उसको हम बोलेंगे प्रतिवर्ती चाप। समझ गए ना बात को, उम्मीद है समझ गए होंगे। जैसे और मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे हम क्या करेंगे, जैसे मान चलिए आपके हाथ में कांटा चुभ गया तो तुरंत हाथ हटाएंगे, तो तुरंत हाथ हटाए ना, तो यहाँ पर आप प्रतिवर्ती क्रिया की, और प्रतिवर्ती क्रिया आपको कंट्रोल किसका रहता है, मेरुरज्जु का रहता है। इतना सब बात है बस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तो कुछ भी नहीं है, इससे बस सिंपल प्रश्न आता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र बना किससे होता है। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, 3-4 बार बोल दिया। तंत्रिका तंत्र से जो आपका क्या बोलते हैं, यह तंत्रिका तंत्र कपाल तंत्रिकाएं एवं मेरु तंत्रिका से मिलकर बनी होती है। यानी कि बोल सकते हैं कि 12 जोड़ी किससे निकलेगा, मस्तिष्क से, और प्लस में 31 जोड़ी आपका निकलेगा मेरुतंत्र से, यानी कि मेरु तंत्रिकाएं, इन दोनों को मिला दीजिए, आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र बनेगा। बस ज़्यादा और उसके बारे में कुछ भी नहीं है, तो इसको ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। फिर आपका आता है एएनएस, आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। देखिए वास्तव में मैंने आपको बोला था कि ये आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, और एक होता है एसएनएस, पीएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। हिंदी भी आप देख सकते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। बस इससे प्रश्न आपके आएंगे। समझा देते हैं अनुकंपी का मतलब और परानुकंपी का मतलब क्या होता है। देखिए अनुकंपी का मतलब क्या होता है, अनुकंपी वाले प्रोसेस में आपकी जो सारे अंग है ना, वो उत्तेजित हो जाते हैं। सारे अंग क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। यानी कि एक तरह समझिए कि कुछ बोल सकते हैं डर का माहौल हो जाता है। जैसे आप कोई चीज़ देख लेंगे, है ना, जैसे आप कहीं घूम रहे हैं, अचानक आप सांप देख लें, आपके आगे अचानक सांप आ गया, तो क्या होगा, आप डर जाएंगे, आपका सारा अंग जो हार्ट बीट तेज हो जाएगा, एकदम अंग पूरा जो है, एकदम अंग जो है उत्तेजित हो जाएंगे, है ना, रिलैक्स आप नहीं हो पाएंगे। इस तरह समझिए, आपको भय रहेगा, डर रहेगा वहाँ पर। तो उस भय डर में क्या होता है, आपके अंग जो सारे उत्तेजित हो जाते हैं। समझ गए ना। तो उस अवस्था को हम कहते हैं क्या, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। उसके बाद जब सांप आपके आगे से भाग जाएगा, है ना, तो आप क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, बोलेंगे अरे बाप रे बाप अब भाग गया ये, अब आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो अब आपके अंग जो है वो सारे रिलैक्स हो जाएंगे, उत्तेजित अवस्था से वो सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। तो उत्तेजित अवस्था से सामान्य अवस्था में जो आ गए, इस अवस्था कहेंगे परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो ये सब जो कंट्रोल हुआ ना, ये सब कंट्रोल के लिए एक और तंत्रिका तंत्र बना है, जिसको एएनएस बोलते हैं। बस इतना ही मेरे भैया, और ज़्यादा आपका कुछ नहीं है। फाइनली आपका नर्वस सिस्टम मेरे साथियों खत्म होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम क्लास में क्या देखेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम को खत्म करेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।